हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफ़ी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वन सेकेंड। तो चलिए, सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूं कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। एंड चलिए, मैंने चेक कर लिया है, ऑल क्लियर है। ठीक है, साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर चेक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, सो डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स को। एंड यह आप लोग का हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर, है ना। एंड आप लोग को याद होगा, मैं प्रीवियस लेक्चर में यानी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली होता क्या है, हम लोग इसका स्टडी क्यों करते हैं, और बेसिक प्रॉपर्टी जो सबसे फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। दैट इज कॉल योर विस्कोसिटी, है ना। काफ़ी चीज़ें मैं आप लोग को पहले समझाया कि आखिर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, लिक्विड हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, गैस के बारे में हम लोग स्टडी इतना क्यों नहीं करते हैं। फिर मैं आपको समझाया कि लिक्विड और सॉलिड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, समझ आया। फिर आपका फ्लूइड में डिफॉर्मेशन क्यों होता है ना। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन जो आता है उसको रेजिस्ट करता है, तब जाके एक्ट होता है मेरा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी को मैं कंपेयर करा था आपके फोर्स में जो अगेंस्ट में लगता है, मोशन के अगेंस्ट में लगता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ मैंने कंपेयर करा था आपके विस्कोसिटी को। इसके अलावा मैंने बात करा था रेजिस्टेंस के साथ, जैसा मेरा काम करता है रेजिस्टेंस और आपका फ्रिक्शन, सेम उसी तरह से मेरा फ्लूइड में काम करता है विस्कोसिटी, यानी कि मोशन को रोकता है। किसके मोशन को, फ्लूइड के मोशन को रोकता है। और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग और भी थ्योरम के बारे में और थ्योरी के बारे में डिस्कस किए थे, है ना। जैसे मेरा मोशन में रहता तब मेरा किस तरह का बिहेवियर शो करता है, जब मेरा फ्लूइड स्टेटिक रहता तब किस तरह का बिहेवियर शो करता है, तब किस किस तरह का फोर्सेस वगैरह यहाँ पे एक्ट होता है, राइट। इन सब के बारे में डिस्कस किए थे। फिर हम लोग बात किए थे फ्लूइड के विस्कोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये मैं आपको समझाया था। उम्मीद करता हूँ इन सभी को आप समझ गए होंगे, है ना। फिर मैं बात किया था आपको न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी के बारे में, है ना। न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी में हम लोग देखे थे शेयर स्ट्रेस और आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके बीच में एक लीनियर मुझे देखने को मिलता है ना। समझ आई मेरी बात कि नहीं, यानी कि स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, लीनियर रिलेशन देखने को मुझे मिलता है, जिसको हम लोग, और इस तरह के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। तो इसी के आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले, इसके वाले बहुत सारे और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे मेरा लिक्विड में या गैस में टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से विस्कोसिटी कम होता है या ज़्यादा होता है, इन सब के बारे में देखे थे, क्लियर। फिर मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या था, कुछ स्टैंडर्ड में आपको बताया था अलग अलग फ्लूइड का क्या क्या होता है विस्कोसिटी, ये सब मैं आपको समझाया था। फिर मैं आपको ये समझाया था कि आखिर जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, है ना, जिसको हम लोग म्यू कहते हैं। तो म्यू के बाद मैंने समझा था कि एक आ जाता और एक विस्कोसिटी जिसको कहा जाता काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब ये क्या डिफरेंस है, इसको मैं आपको समझा था। इसे मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स में ओनली मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, इसके कोज के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करा जाए तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स लेके चलते हैं, यानी कि केजी लेके चलते हैं। इट मीन यहाँ पे हम लोग मोशन और मोशन की कोज यानी फोर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, हमारे लिए उसका कोज यानी फोर्स के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको हटाने के लिए, उस आपके केजी को हटाने के लिए, आई मीन बोल सकते हो मेनली केजी को ही हटाया जाता है, लेकिन फोर्स को, कोज को हटाने के लिए हम लोग डेंसिटी से डिवाइड किए थे, क्योंकि डेंसिटी दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम, क्या हो जाता है, मास यानी कि केजी अपन वॉल्यूम। तो इससे क्या हो जाता है मेरा केजी केजी कट जाता है, और ये जो होता है मेरा मास डिपेंडेंट तो जो था वो मेरा मास इंडिपेंड हो जाता है, और वहीं से मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी बन जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये मैं आपको समझाया था, ठीक है। ये सब मैं बताया था। इन दोनों का मैंने आपको सभी तरह का यूनिट बताया था, चाहे वो मेरा ऐसा यूनिट रहे या फिर सीजीएस यूनिट रहे, है ना। इसके अलावा मैंने आपको इसमें बताया था डायमेंशन दोनों का क्या होता है, दोनों का मैंने रिलेशन समझाया था, टेम्परेचर के साथ कितना कैसे वेरी करता है ना। क्या रिलेशन मैंने बताया था काइनेमेटिक विस्कोसिटी का और डायनेमिक विस्कोसिटी का, ये मैं आपको समझाया था। फिर हाँ, यहाँ तक समझाए थे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे मेनली
न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी के बाद हम लोग मेनली बात करेंगे नॉन, आपका देखो जो न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको कहा जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो मेरा न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है उसको कहा जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो बेसिकली आज हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे जो न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है। अब इसके लिए क्या जनरलाइज इक्वेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे वेरियस तरह का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ वन बाय वन करके तो देख सकते हो, जैसे हम लोग बात करेंगे डायलेटन फ्लूइड के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सूडो प्लास्टिक के बारे में, उसके बाद हम लोग अगर मैं बात करता हूं तो बात करेंगे बिंघम प्लास्टिक के बारे में, है ना। और ये तीनों का तीनों होता है टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, मतलब टाइम के वेरी करने से विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम के साथ ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपका होता है फ्लूइड जो टाइम के साथ वेरी करता है, हाँ समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, जिसमें हम लोग बात करेंगे थियोपेस्टिक के बारे में, रियोपेक्टिक के बारे में, तो ये सब देखने वाले हैं और सबको लास्ट में मैं आप लोग को कंक्लूजन बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसके बाद भी आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मास डेंसिटी के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होता है बट हाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर हम लोग देखेंगे मास डेंसिटी और एक आ जाता है मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, और लास्टली हम लोग देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, समझ गए ना। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कल क्या पढ़े थे। देखो इसीलिए मैं क्या करता हूं ना, पर्टिकुलर कोई एक मैं टॉपिक अगर पढ़ाता हूं, है ना, कोई भी एक सब टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं ट्राई करता हूं कि एक ही दिन में उसको कंप्लीट कर दूं। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट डे पढ़ाता हूं तो मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ता है, आपको भी और मुझे भी एक कनेक्टिविटी जुड़ जाता है कि मैं प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ाने वाला, तो कनेक्टिविटी मुझे भी मिलता है ना। तो दैट्स वाई, और मैं ट्राई करूंगा कि इसके बाद जो भी लेक्चर आए, भले क्यों ना 3 घंटा का चले या 4 घंटा का चले, मैं एक ही बार में एक टॉपिक को क्लियर करवा दूंगा। आपको जब टाइम मिले आप देख लेना, कोर्स में आपको जब, आप ऐसा तो है नहीं कि एक बार प्ले करके देख सकते हो, आप कितना बार चाहे उतना बार प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार में एक को क्लियर करा दूंगा एक टॉपिक को, आप बाद में देख लेना, है ना। और जिनको लगे अच्छा लगे वो तो लाइव भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लाइव में आना कुछ बच्चों का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं रियल टाइम में चेक कर सकूं कि कनेक्टिविटी कहीं लूज नहीं कर रहा है, कहीं वॉइस का प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ा के कंप्लीट हो जाता है कोर्स में और बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ एरर आ गया था, बीच में आवाज़ जो है वो आ ही नहीं रहा था। तो इन सभी के वजह से, इन सभी चीज़ों के वजह से लाइव में कुछ बच्चों को आना इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात की नहीं, बाकी आप लोग कभी भी देख सकते हो जब आपको सही लगे, ठीक है। चलिए, तो सभी ऑल क्लियर है, मैं एक बारी चेक कर लिया सो दैट वेरीफाई में हो जाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पर्टिकुलर सेशन को, ठीक है। एक सेकंड है, मैं कमेंट जो भी आएगा, कोई एरर आएगा तो मैं यहीं पे चेक करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। किसको देखेंगे अब हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में स्टडी कर चुके थे, है ना। क्या देखे थे हम लोग, ये देखे थे कि जो शेयर स्ट्रेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा क्या, डी यू डिवाइड बाई डी वाई का, यानी कि ये हो जाता है बेसिकली मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट का, जिसके हम लोग देखे थे कि लीनियर रिलेशन मुझे देखने को मिलता है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है अगर मैं शेयर स्ट्रेस को एक एक्सिस में रखूं और दूसरे एक्सिस में अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को रखूं, या फिर इसको हम लोग, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी, जो कि बेसिकली क्या है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, लेकिन रेट ऑफ टाइम, रेट बहुत इंपॉर्टेंट, रेट को आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको याद करो लिक्विड और सॉलिड के बीच में जब मैं डिफरेंस बताया था तो आपको बताया था रेट नहीं होता है, समझ गए, क्योंकि कांस्टेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है मुझे सॉलिड में, जबकि फ्लूइड में अगर बात करेंगे तो मुझे कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन मुझे देखने को मिलता है, टाइम के साथ वो मेरा वेरी करता है। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो रेट तो दिखाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं यहाँ पे न्यूटन्स ऑफ विस्कोसिटी को, जब मैं इक्वेशन लिख देता हूं, है ना, और इक्वेशन लिख देता हूं, तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर मैं इस तरह से सपोज करो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस मैंने समझाया था कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई वाले मैंने ले लिया शेयर स्ट्रेस, क्या ले लिया यहाँ पे मैंने शेयर स्ट्रेस ले लिया, एंड इस वाले एक्सिस में मैंने लिया रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, यानी कि डी यू डी थीटा, आप जो लिखो डी थीटा बाई डी टी लिख लो, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल लो, डी वाई बाई डी यू बाई डी वाई बोल दो, है ना। तो ये सब मैं आपको बता रखा हूँ। तो अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या देखता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, स्ट्रेट लाइन। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3 क्यों है, अलग अलग फ्लूइड के लिए भाई, अलग अलग फ्लूइड में अलग अलग तरह का विस्कोसिटी पाया जाता है, तो सब में जितना हम लोग शेयर फोर्स लगाएंगे उसमें किसी में ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, किसी में कम डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन जो रिलेशन मिलेगा सबके लिए मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये मान लो ए कोई फ्लूइड है, या फिर कोई बी फ्लूइड है, या कोई सी फ्लूइड है, सबके केस में मुझे क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना। आप ये मत समझ लेना कि सर जी ये मेरा एक ही फ्लूइड का, नहीं, ये ए देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी जो है
आर डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड, ये अलग अलग फ्लूइड है। ऑब्वियसली बात है, मान लो कोई जल्दी वो है, जल्दी मेरा बहा जाता है, यानी कि थोड़ा डिफॉर्मेशन करेंगे और मतलब थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगाएंगे डिफॉर्म कर जाएगा। कोई फ्लूइड कैसा होता है, जैसे मान लो कोई ऐसा थिक कोई फ्लूइड है ना, कोई थिक है, जैसे मान लो ले लो आप पेस्ट कोई ले लो, है ना, इस तरह का, या फिर आप केचप कोई ले लो, टमाटो केचप वगैरह ले लो, उसमें डिफॉर्मेशन करोगे लेकिन स्लो आपका करेगा, यानी कि शेयर फोर्स जब अप्लाई करोगे डिफॉर्मेशन होगा लेकिन स्लो स्लो डिफॉर्मेशन होगा, समझ रहे हो। तो स्लो भी फास्ट भी अलग अलग हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे सपोज करो 3 लिया गया है, लेकिन हाँ एक चीज पक्का है कि अगर वो मेरा शेयर फोर्स लगाएगा तो शेयर फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा डिफॉर्मेशन भी बढ़ेगा। जैसे ए में देख लो, अगर यहाँ पे 10 का बढ़ा है तो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ अगर बढ़ा ये भी बढ़ा, ये बढ़ा ये भी बढ़ा, समझ रहे हो। यानी कि क्या होता है यहाँ पे कि जो मेरा अगर यहां से म्यू निकालेंगे, और मैं आपको पता म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, तो जो विस्कोसिटी रहेगा वो मान लो 10 का डिफॉर्मेशन हो रहा है, 100 का स्ट्रेस लगा रहे हैं, 100 का फोर्स लगा रहे हैं शेयर फोर्स, तो 10 का डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो कट के कितना आ रहा है 10 10 आ जाएगा। तो टाइम के साथ अगर मान लो ये 100 के जगह में 200 हो जाता है, समझ गए। अगर मैं क्या करता हूं 100 जो शेयर फोर्स के जगह में 200 शेयर फोर्स लगा देता हूं, तो ऑब्वियसली बात है जो ये 10 मेरा था ना आपका रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन यानी डिफॉर्मेशन, ये भी मेरा 20 हो जाएगा। अगर ये 100 से 200 हो गया तो ये 10 से 20 हो गया, फिर भी अगर देखोगे तो ये मेरा कट के 10 ही आएगा। अगर ये मेरा 200 से सपोज को लो 1000 का लगा लिए, है ना, अगर मैं यहाँ पे 1000 का लगा लेता हूँ तो मेरा 10 था ना, ये मेरा 100 का हो जाएगा, ये भी उसी तरह से बढ़ेगा, तो फिर कट के देखोगे 10 ही आएगा। तो कुल मिलाकर देखो 10 10 10, समझ गए मेरी बात की नहीं। तो यही कह रहा है कि टाइम के साथ मेरा स्ट्रेट लाइन शो मेरा करता है, चाहे कोई भी फ्लूइड रहे, ए फ्लूइड रहे, बी फ्लूइड रहे या फिर सी फ्लूइड रहे, समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं। तो ये डिफॉर्मेशन यहाँ दिखाया गया है कि ए के लिए डिफॉर्मेशन सपोज करो यहाँ से लेकर इतना डिफॉर्मेशन इतना डिफॉर्म कर गया, है ना, कब, जब हम लोग शेयर फोर्स यहाँ तक लगाएं, शेयर फोर्स जब इतना लगाएं ए तक लगाएं तो डिफॉर्मेशन मेरा डी अपॉन डी वाई ए तक मुझे मिला। अगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो ये कोई बी फ्लूइड है, इसमें मैं लगाता हूँ शेयर फोर्स का यहाँ तक, है ना, टाउ बी तक लगाता हूं तो डिफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डी ओपन डी वाई बी तक देखने को मिलता है। अगर हम लोग शेयर फोर्स यहाँ तक लगाते हैं, टाउ सी तक लगाते हैं, तो डिफॉर्मेशन मुझे इतना देखने को मिलता है, डी ओपन डी वाई डिफॉर्मेशन, समझ रहे, या फिर बोल सकते हो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट, समझ गए। ओके, इतना आप लोग समझ गए। तो जो इस तरह के रिलेशन को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी कि जिसका ध्यान देना, इसको यहां लिख दिया गया, न्यूटोनियन फ्लूइड आर दोज फ्लूइड विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से क्या मुझे पता चला कि म्यू जो होता है विस्कोसिटी वो कांस्टेंट रहता है, समझ गए, यानी कि दैट मींस, इसीलिए यहां लिखा गया आगे चलकर, दैट मींस विस्कोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट विथ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो जितना हम लोग वहां पे विस्कोसिटी को बढ़ाएं, अब विस्कोसिटी क्या बोल रहा है, विस्कोसिटी विल बी रिमेन कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, जितना हम लोग शेयर फोर्स को बढ़ाएंगे उतना ही मेरा बढ़ेगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, जितना ये घटेगा उतना घटेगा, जितना बढ़ेगा ये बढ़ेगा, समझ गए, ये चीज हो जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट आपका यही है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फॉलो करता है उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या होता है, जिसका विस्कोसिटी मेरा कांस्टेंट रहता है विद डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के बढ़ने के साथ साथ मेरा जो है ना, डिफॉर्मेशन बढ़ने के साथ साथ मेरा चूंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट भी उतना ही बढ़ता है, जिसकी वजह से जो म्यू आता है वो मेरा कांस्टेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ्लूइड बता दिए सर जो इस तरह का बिहेवियर शो करता है, मतलब आप कितना डिफॉर्मेशन लगाओ उसका विस्कोसिटी सेम रहेगा। तो आपके आमने सामने आप डेली यूज करते हो, वाटर देख लो, केरोसिन देख लो, यहाँ पे पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आएगा, अल्कोहल आ जाएगा, मर्क्यूरी आ जाएगा, एयर आ जाएगा, तो कई सारा एग्जांपल आप देख सकते हो। ये सब का सब ना पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, मर्क्यूरी, वाटर, एयर, है ना, ये सब का सब जो है न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। अब भाई आप कितनों डिफॉर्मेशन लगा लो, आप वाटर को कितनों लगा लो, उसका विस्कोसिटी ऐसा नहीं होगा थिक हो जाएगा। ऐसा होता है क्या कि आप कितने स्टेयर करो, मान लो स्टेयर कर रहे, घुमा रहे वाटर को घुमा रहे, तो ऐसा थोड़ा ना होता, कुछ देर के बाद वो थिक हो जाता है। लेकिन अभी कुछ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे जो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन के साथ वो थिक हो जाता है या थिन भी हो जाता है। जैसे टमाटो केचप आप देखो, टमाटो केचप का जो बोतल होता है, जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, प्रैक्टिकल में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, क्लास के बाद। तो मान लो टमाटो केचप है, टमाटो केचप बहुत दिन तक रख जाता है तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है, थिक हो जाता है, बहुत ही गाढ़ा जैसा हो जाता है। तो आप क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, उस बोतल को लेते हैं, पीछे से मारते हैं, ठक ठक करते हैं, है ना, ऐसे घुमा हिलाते हैं, तो क्या देखते हो वो फिर फ्लो करने लगता है, आराम से इजीली बाहर आ जाएगा। देखे हो कि नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, टाइम के साथ वो मेरा थिन हो जा रहा, पतला हो जा रहा, और कुछ टाइम के डिफॉर्मेशन, टाइम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, डिफॉर्मेशन के साथ
है ना। जब हम लोग शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या हो गया, थिन हो गया, पतला हो गया। और कुछ क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन के साथ वो मोटा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, कुछ कॉर्न फ्लोर हो गया, सिंपल आटा ले लो आप, आटा जिससे रोटी बनता है, उसमें आप पानी डालो और स्टेयर करते रहो, स्टेयर करते हो, आप देखो कुछ देर बाद वो गाढ़ा हो जाएगा। या फिर आप शुगर पानी में चीनी डालो, है ना, गर्म पानी में चीनी डाल दो और करते रहो डिफॉर्मेशन, देखो कुछ देर बाद थिक हो जाएगा। वो कुछ थिक होता, कुछ थिन होता, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप कितना डिफॉर्मेशन कर लो, इसका विस्कोसिटी ज्यों का त्यों ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो वाटर, केरोसिन, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, मर्क्यूरी, एयर, इन सब का विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जैसे जैसे हम लोग शेयर स्ट्रेस को घटाते जा रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे मेरा शेयर फोर्स बढ़ते जा रहा है, शेयर फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्या रख रहे हैं कि हम लोग का जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है वो मेरा घटते जा रहा है ना। ये भी ध्यान रखना, यह हम लोग को देखने को मिलता है आपके न्यूटोनियन फ्लूइड में। चलो, अब इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नाउ अब मूव करते हैं हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में जानते हैं, है ना। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऑब्वियसली बात है, जस्ट उसका ऑपोजिट, वो क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता था। यानी किसको, न्यूटन विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। जहां से हम लोग अगर म्यू देखे थे तो म्यू इक्वल टू क्या निकला था आपका, टाउ डिवाइड बाई डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये हम लोग प्रूव करके देखे थे, स्ट्रेट लाइन मुझे मिलता था, है ना, ये चीज। यानी कि न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी को फॉलो करता था, जिसका मेरा विस्कोसिटी जो होता था वो मेरा कांस्टेंट रहता था विथ डिफॉर्मेशन। कितना डिफॉर्मेशन कर लो, उसका जो विस्कोसिटी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिफॉर्मेशन आएगा, देखना ध्यान से, डिफॉर्मेशन मत समझ लें, क्योंकि जैसे भी थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगाएंगे, यू नो दैट, जैसे डिफॉर्मेशन फ्लूइड में आपको पहले क्लास में समझाए थे कि हल्का सा भी शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन आने लगेगा। तो देखो डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, डिफॉर्मेशन देखो, डिफॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, देखो बढ़ रहा है, यहाँ तक, यहाँ इतना इतना, 5 था, 10 हुआ, 15 था, 20 है ना। और इधर फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो फोर्स यहाँ पे बढ़ रहा है, फोर्स यहाँ पे बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट था, ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, तो इसमें क्या होता है, दोज फ्लूइड्स विच डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। या फिर दूसरा केस में क्या कि उसमें विस्कोसिटी मेरा कांस्टेंट था, इसमें विस्कोसिटी विथ विल चेंज विथ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के साथ इसमें विस्कोसिटी मुझे चेंज देखने को मिलेगा, समझे, या कम या ज्यादा, लेकिन विस्कोसिटी में चेंज आएगा। इससे पहले विस्कोसिटी कांस्टेंट था, या विस्कोसिटी में चेंज आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरह का चेंज आता है ना। तो अब यहाँ पे एक याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, तो इसको स्टडी जो किया जाता है ना, उस स्टडी करने का तरीका मतलब कहा जाता है इसको रियोलॉजी, है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं, स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड रियोलॉजी, समझ गए। जैसे बायोलॉजी होता है ना, समझ रहे, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है ना, तो बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं तो मेरा किस में आ जाता है, किस सब्जेक्ट में आ सकता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रियोलॉजी। चलो, अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को समझने के लिए, इसके बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग एक जनरलाइज इक्वेशन का यूज करते हैं, और वो जो मेरा जनरलाइज इक्वेशन होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, वो होता है टाउ इक्वल टू ए डी यू डिवाइड बाई डी वाई पे पावर एन प्लस बी। अब यहाँ पे इससे पहले जब हम लोग बात करते थे न्यूटोनियन फ्लूइड का, तो केवल देखे थे टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, यही देखे थे ना, है ना, यही देखे थे। तो यहाँ देखो एक आगे आपका एन आया, तो आपको समझना पड़ेगा कि एन क्या है। एन यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एन आ गया, एन आपको समझना क्या है, प्लस यहाँ पे बी एक आ गया, प्लस बी यहाँ नहीं था तो बी आ गया, तो बी आपको समझना है कि क्या है, एन क्या है, बी क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पे ए आया है, या म्यू था, यहाँ पे ए है, तो ए और बी और एन ये तीनों क्या आता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, समझना। अगर मैं बात करता हूँ ए का, ए बेसिकली क्या आता है, फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये बेसिकली एक पैरामीटर होता है दैट रिप्रेजेंट दी कंसिस्टेंसी और थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, कि कोई फ्लूइड कितना थिक है, कोई फ्लूइड कितना थिन है, कोई, समझ रहे हो। तो वो जो आपका कंसिस्टेंसी है ना, उसको मेरा शो कौन करता है, ए करता है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, समझ गए। क्योंकि जैसे मैंने, क्योंकि देखो इससे पहले इसका जरूरत ही नहीं था, एक फ्लो कंसिस्टेंसी का जरूरत नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें मेरा जो विस्कोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहता था, मेरा विस्कोसिटी यहाँ पे वेरी करता ही नहीं था, तो मुझे इसके बारे में पढ़ने का जरूरत ही नहीं था। लेकिन अब जैसे बोल दिया कि विस्कोसिटी मेरा चेंज करेगा, यानी विस्कोसिटी समझ रहे हो ना, विस्कोसिटी मान लो बढ़ गया तो ज्यादा विस्कस हो गया,
विस्कोसिटी बढ़ गया ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ज्यादा रेजिस्ट कर रहा, ज्यादा रोक रहा, मतलब गाढ़ा हो गया, थिक हो गया। और कोई अगर जिसका विस्कोसिटी घट जाएगा यानी क्या होगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो कम हो गया, यानी कि जल्दी मूव कर रहा है, यानी वो मेरा थिन हो गया, पतला हो गया। तो यानी कि मेरा वो थिक हो रहा है या थिन हो रहा है, थिकनेस को स्टडी जो किया जाता है उसी को कहा जाता है फ्लो कंसिस्टेंसी, और उसको ए शो करता है, इसीलिए यहाँ पे ए आया है। समझ गए? अब ये चूंकि ए क्यों लिया गया है, ए बी इस तरह का कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म क्यों लिया गया, क्योंकि हर एक फ्लूइड के लिए अलग अलग होता है। तो आप कोई पर्टिकुलर एक फ्लूइड के लिए तो ले नहीं रहे हो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। समझ गए मेरी बात की नहीं? अभी हम लोग बहुत सारा नॉन न्यूट्रॉन फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे, तो उन सब में कोई भी ले सकते हो, सबके अलग अलग हो सकता है। दैट्स वाई ए बी और एन के फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, चलिए देन अगर बात करते हैं यहाँ पे बी क्या है, तो बी जो होता है वो मेरा यील्ड स्ट्रेस होता है। अब यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, ये बेसिकली जब भी सपोज ये कर लो ना कि जब भी कुछ भी अगर मान लो उसमें शेयर स्ट्रेस जीरो भी लग रहा है, शेयर स्ट्रेस जीरो भी लग रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें शेयर स्ट्रेस है। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा कि यील्ड स्ट्रेस के मतलब कि कुछ कुछ आपका इस तरह का देखते हो ना कि डायरेक्ट ऐसा कुछ करते हैं, जैसे एक होता है मेरा बिंघम प्लास्टिक, तो डायरेक्ट ऐसा जाता है, मतलब कि आप देख सकते हो शेयर स्ट्रेस यहाँ तब जाकर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि इधर आपका डीओ अपन डी हुआ था। समझना मेरी बात, डीओ बाई डी वाई क्या बेसिकली ये डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन है ना, डिफॉर्मेशन है। तो डिफॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे आके मान लो 1 2 3, तो यहाँ के डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ कब, जब इतना लगाएं तब शेयर स्ट्रेस। तो कुछ देर तक पहले शेयर स्ट्रेस तो लगाना पड़ता, तब जाकर डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जिस सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं, आपके घर का जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट समझ रहे हो ना, जो आपका कोलगेट वगैरह होता है ना, कोलगेट आप देखो कि स्टार्टिंग में दबाओगे ना तो दबेगा ही नहीं, फिर कुछ देर दबाओगे फिर फट से निकलता है, फिर स्पीड आराम से स्मूथली निकल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है। तो यानी कुछ देर आपको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यील्ड पॉइंट तक जाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। समझ गए ना, कुछ ऐसा होता है। लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड मेरा कैसा होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है। अब जैसे ही स्ट्रेस लगाओगे, जैसे ही शेयर फोर्स लगाओगे, वैसे ही डिफॉर्मेशन स्टार्ट, डिफॉर्मेशन जैसे जैसे शेयर फोर्स लगाते जाओगे डिफॉर्मेशन भी बढ़ते जाएगा। लेकिन जो मेरा बी होता है, इस तरह का फ्लूइड होता है, वो क्या होता है कि एक पॉइंट तक आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, शेयर फोर्स लगाना पड़ेगा, जब उस पॉइंट को क्रॉस करता तब जाकर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो, उससे पहले वो कुछ सो ही नहीं करता है। समझ गए ना, जैसे मान लो लकड़ी ना होता है, फोर्स लगाया कुछ नहीं कुछ नहीं, अचानक टूट गया, वैसा कुछ। तो एक्चुअली ये नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको समझा दिया है ना, अभी आगे चलकर समझेंगे। तो ये होता है मेरा बी, ये बी है ना। अब बात करते हैं एन, एन क्या होता है, एन होता है मेरा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। अब बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट, इन सब के ये सभी फ्लो बिहेवियर है, यानी कि मेजर करता है। देखो अगर इसका डेफिनेशन देखोगे तो क्या कहा गया, मेजर फॉर द डिग्री ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर, है ना, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बिहेवियर को मेजर करता है, एंड डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ फ्लूइड, और वो क्या करता है मेरा अलग डिवाइड करता है कि किस तरह का फ्लूइड में आएगा, नॉन न्यूटोनियन वे भी। समझ गए ना, ये कुछ हो जाता है ए बी एन। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरलाइज इक्वेशन आता है, जनरल इक्वेशन आ जाता है। अब बात करेंगे सर अगर हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को देखेंगे तो हम लोग क्या पूरा इस इक्वेशन का यूज करेंगे, वो आगे चलकर समझ आएगा। अभी देखो देखो आ जाओ यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो अच्छा हाँ यहाँ पे अभी जस्ट लिख दिया गया दोनों के बारे में। जैसे फर्स्ट में हम लोग देखे क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसमें हम लोग देखे टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी अपॉन डी वाई, वे टाउ इधर शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आपका जैसे जैसे बढ़ेगा ये जैसे जैसे बढ़ता है। और अगर इसका बात करा जाए विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी ओपन आ जाता है, शेयर फोर्स ओपन आ जाता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन तो फिर कांस्टेंट आता है। और फिर अगर बात करेंगे किसका, ये तो हो गया इक्वेशन किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। और जब बात करें हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का तो उसके लिए इक्वेशन ये हो जाता है, तो ये हो गया सेकंड। तो यहाँ पे अभी तक जो है दो इक्वेशन हम लोग को समझ में आ गया। फर्स्ट आ गया न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो निकला न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, और सेकंड निकला है मेरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो कि ये इक्वेशन आ जाता। तो दो इक्वेशन अभी तक मुझे समझ आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग ट्राई करेंगे लिखना इसी के जैसा, कैसा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के जैसा ही लिखना ट्राई करेंगे, क्योंकि वो छोटा इक्वेशन है, उसमें स्टडी करना बहुत ही ईजी होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत उसका चेंज करेंगे, कुछ उस ढंग से लिखना का ट्राई करेंगे ताकि इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्म में लिखा जा सके। तो देखो इसको मैं क्या करता हूं सिंपल, अगर मैं देखना यहाँ पे क्या कर, जो वो यहाँ करा गया है इसमें मैं क्या कर समझा, टाउ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई पे पावर यहाँ पे एन है ना, -1 कर देंगे और इंटू कर देंगे डी यू अपन डी वाई और प्लस बी। तो क्या ये मेरा बिल्कुल दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों का दोनों सेम है। अब आप बोलोगे सर कैसे सेम है, थोड़ा बता दीजिए। एक चीज मुझे बताओ, सपोज करो आपके पास ए है और बी है और जिसका भी बेस सेम रहता है और इसमें एक्स है इसको वाई है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बेस सेम रहता है तो क्या कहते हैं, अगर बेस सेम रहता, मैंने ए बी लिख दिया,
अगर दोनों का बेस सेम है, ए है और ए है, और पावर इसका अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई कर देते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं, है ना, ये हम लोग लॉगरिथमिक बहुत बारी देखे हैं। सेम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ भी डी ओपन डी वाई है, यहाँ भी डी ओपन डी वाई है, तो दोनों का अगर बेस सेम है तो आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं यानी 1 है, तो n -1 और +1, तो ये दोनों कट के मेरा n ही आ जाएगा। तो कुल मिला के देखोगे तो मेरा बन जाएगा यही वाला चीज, डी ओपन डी वाई पावर n, और आगे यह था b था, तो यहाँ a है और b है, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिखे मैं आपको समझा रहा हूं, पहले समझना। तो इसको क्या करा गया है, देखो इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में यहाँ पे, है ना, देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे क्या करा गया, अगर आप ध्यान दोगे तो देखो डी ओपन डी वाई n-1 और डी ओपन डी वाई, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n-1 है, तो n-1 + 1, तो माइनस प्लस कट जाएगा, ओनली n बचेगा, तो घुमा फिरा के यही वाला आपका इक्वेशन आ गया, यही इक्वेशन आ गया। क्यों ऐसा किए, ऐसा इसलिए किए कि अब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे डियर, अगर इस चीज को, ये जो दिख रहा है, इस चीज को हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मान ले, तो मेरा अब ये बन जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जैसा ही। कैसे, इसको कुछ भी कांस्टेंट अगर मान लेंगे, जैसे यहाँ पे म्यू था, सपोज करो यहाँ पे कुछ भी मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे हम लोग ए मान लिए, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, इसको पूरा को अगर कुछ भी मान लो, एक्स मान लिए और डी यू अपॉन डी वाई, है ना, और प्लस बी, और बी को मान लो वहां 0 हो जाएगा, तो देखो ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जैसा हुआ कि नहीं, हुआ ना। टाउ इक्वल टू म्यू, म्यू की जगह में एक्स है, डी ओपन डी वाई है, और बी की जगह मान लो 0 कर देंगे, तो जैसा उसका जैसा बन गया कि नहीं, बिल्कुल सर मेरा बन गया, ठीक है। तो यही करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। नाउ अब ये जो होता है ना, ये जो आता है ना, यही चीज, इसी को कहा जाता है एपेरेंट विस्कोसिटी, और इसका स्टडी कर, इसका यूज करते हैं हम लोग विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। समझ आया, तो हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बिहेवियर को, उसके विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, एपेरेंट विस्कोसिटी कहा जाता है, जिसको दिखाया जाता है किससे, दिखाया जाता है नीटा, इसको कहा जाता है नीटा, नीटा है ना, नीटा हम लोग इफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं ना, तो नीटा से इसको दिखाया जाता है, या तो इससे दिखाया जाता है या फिर म्यू ए डबल पी से दिखाया जाता है ना। म्यू आपको पता है विस्कोसिटी है, तो ये ए डबल पी यानी अपेरेंट विस्कोसिटी, या तो अपेरेंट विस्कोसिटी ऐसे दिखाई देगा आपको किसी भी बुक में कहीं भी, या फिर लिखा रहेगा नीटा से। तो नीटा से हम लोग अभी शो करेंगे, अधिकतर नीटा शो करा जाता है, तो ये हो जाता है अपेरेंट विस्कोसिटी। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को देखो यहाँ पे लिख दिया गया क्या है कि यूज टू चेक द विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे इससे पहले हम लोग न्यूटोनियन विस्कोसिटी को चेक करने के लिए म्यू का यूज करते थे, इसी से चेक करते थे, है ना, विस्कोसिटी किसका ज्यादा, डायनामिक विस्कोसिटी करते थे। तो अब हम लोग इसका पूरा का इसका यूज करके चेक करेंगे कि किसी का बिहेवियर, मतलब किस तरह का वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, तो कोई सूडो प्लास्टिक है या बिंघम प्लास्टिक है या रियोपेक्टिक है, जैसा भी रहेगा इसी से स्टडी करा जाएगा इस इक्वेशन का यूज करके। तो यहाँ पे देखो इस चीज को करा गया क्या, एपरेंट विस्कोसिटी, और एपरेंट विस्कोसिटी नीटा, जैसे मैंने कहा इसको क्या कहा जाता है, नीटा कहा जाता है। तो नीटा इक्वल टू क्या आ गया, नीटा बोलो या फिर म्यू एपी एपरेंट विस्कोसिटी ऐसे भी करते हैं, इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या है, ए डी यू बाई डी वाई n-1, ये इतना चीज को घेर के एपरेंट विस्कोसिटी इसको, है ना, तो इसी को एपरेंट विस्कोसिटी यहाँ पे कहा गया, इतना को, और यही हम लोग बार बार यूज करेंगे, है ना। मेनली अगर कहा जाए घेरेंगे तो इतना ही मेरे पास, इतना ये चीज, इसका यूज हम लोग करेंगे, राइट। चलिए, तो अब अगर मैं बात करता हूं कि सर इसको पूरा को मैं नीटा के जगह में लिख दूं, क्योंकि इसको मैं पूरा को बोल रहा हूं कि एपेरेंट विस्कोसिटी, और एपेरेंट विस्कोसिटी को नीटा से दिखाया जाता है, तो इसके जगह मैं नीटा वैल्यू पुट कर दूं। तो देखो अगर मैं नीटा वैल्यू पुट कर दूं छोटा करने के लिए, तो ये रहा नीटा, तो बेसिकली एपेरेंट विस्कोसिटी को पूरा को इसको शो कर रहा है, और उसके बाद क्या है, डी ओपन डी वाई प्लस बी है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज यूज फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये जो इक्वेशन यूज होता है वो होता है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ पे दो इक्वेशन फाइनल मुझे मिल गया, एक जो इक्वेशन यहाँ पे मुझे मिला वो किसके लिए मिला, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये जो इक्वेशन मिला किसके लिए मिलेगा, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ पे मेरा दोनों फ्लूइड के लिए इक्वेशन मिल गया, है ना। ये क्या होता है, इसका विस्कोसिटी का बात करेंगे, ये कांस्टेंट रहता है विथ डिफॉर्मेशन के साथ मेरा विस्कोसिटी चेंज नहीं होता है, वही खास मतलब है न्यूटोनियन फ्लूइड का या फिर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। लेकिन अगर बात करेंगे नॉन न्यूटन फ्लूइड का, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका विस्कोसिटी होता है ये टाइम आपके डिफॉर्मेशन के साथ कांस्टेंट नहीं होता, डिफॉर्मेशन के साथ वेरी करता है, कांस्टेंट मेरा नहीं होता। समझ आए मेरी बात कि नहीं। चलिए, लेकिन याद रखना कि हम लोग पूरा का पूरा सिर्फ इसी का नीटा का ही यूज करेंगे स्टडी करने के लिए, उसके विस्कोसिटी का, एपेरेंट विस्कोसिटी का, ये वाला इस वाली वैल्यू को या फिर इस वाली वैल्यू को स्टडी करेंगे। तो देखो ऊपर में लिख दिया गया सेम चीज, वही एपेरेंट विस्कोसिटी है कि नहीं, यहाँ पे एपेरेंट विस्कोसिटी देखो ध्यान से, जो रेड कलर से मैं घेर रहा हूँ देखो इसी चीज का, या फिर मैं हाईलाइट कर देता हूँ पूरा येलो से, इसी चीज का
ए डी ओपन डीवाई पे पावर n माइनस वन, देखो ए डी ओपन डीवाई n माइनस वन है ना विस्कोसिटी, ठीक है, एपेरेंट विस्कोसिटी है। इसी से चेक करेंगे सभी तरह का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी वेरी कैसे कर रहा है, डिफॉर्मेशन के साथ, बढ़ रहा घट रहा, क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं रहा, क्योंकि कांस्टेंट कौन रहेगा, मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड रहेगा, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। तो पहला इक्वेशन हम लोग लेते हैं, पहला इक्वेशन लेते हैं, यहां मेरा जो n है, हम लोग n को इस बारी देखो n को हम लोग या तो पॉजिटिव लेंगे या जीरो ले लेंगे, या फिर ग्रेटर देन लेंगे, लेस देन लेंगे, या जीरो लेंगे, वही बात है ना। तो इस बार हम लोग क्या लेते हैं, पहला केस में लेते हैं n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और b को जीरो ले लेते हैं, क्योंकि b जीरो लेंगे तभी तो यहाँ पे नहीं लिखा गया ना, क्योंकि ध्यान दो ये b को पूरा जीरो ही कर दिए है ना, b को जीरो ही लिए अभी है ना। चलिए b को जीरो लिए इसलिए यहाँ पे नहीं है इसके आगे, बस यही लिखा गया क्योंकि b तो जीरो है। ओके, तो जब मैं लेता हूँ n का वैल्यू एक से बड़ा, एक से बड़ा मतलब या तो 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, नहीं एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा, अगर एक से बड़ा होगा तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, अगर 3 भी होगा तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कुल मिलाकर आ रहा मेरा पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है। इट मीन्स ये मेरा पॉजिटिव होगा, यानी कि n जो हो जाए नीटा, बार बार में n बोलो सॉरी, जो मेरा नीटा होगा है ना, यानी विस्कोसिटी होगा, वो क्या निकलेगा, a इक्वल टू डी ओपन डी वाई, पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव मतलब जब मेरा डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, जब मेरा डी ओपन डी वाई डिफॉर्मेशन बढ़ाएंगे तो डिफॉर्मेशन के साथ मेरा जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ेगा, है ना। समझो कांस्टेंट नहीं रह रहा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो निकला था मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड, उसका सबका जो आपका विस्कोसिटी वो कांस्टेंट था डिफॉर्मेशन के साथ। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, डिफॉर्मेशन के साथ जैसे डिफॉर्मेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, वेरी करा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा डिफॉर्मेशन आई मीन विस्कोसिटी भी वेरी कर रहा है। तो जब बढ़ रहा तो बढ़ रहा विस्कोसिटी। समझ गए मेरी बात की नहीं? अच्छा, अब आप खुद समझो कि जब मेरा विस्कोसिटी बढ़ेगा, जब हम लोग उसको डिफॉर्म करेंगे और उसका विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा मतलब ज्यादा रुकेगा है ना। विस्कोसिटी बढ़ना मतलब, विस्कोसिटी मतलब क्या था, रेजिस्टेंस टू फ्लो, उसको फ्लो करने से और रोक रहा है, और अगर रोकेगा तो रुक के चलेगा, यानी कि वो थिक हो जाएगा फ्लूइड। तो अब यहाँ पे सभी एग्जांपल आ जाएगा जो डिफॉर्मेशन के साथ थोड़ा रुक के चलता है। जब आप डिफॉर्म करोगे तो रुक जाता है। जैसे यहाँ पे टोमेटो केचप आएगा, क्या गलती से भी टोमेटो केचप नहीं आएगा, क्योंकि टोमेटो केचप मैंने क्या कहा कि टोमेटो केचप का बोतल आप लोगे और पीछे से मारोगे ना, तो आप देखोगे कुछ देर बाद फ्लो करने लगता है अच्छी तरह से। तो डिफॉर्मेशन के साथ क्या हो रहा है, थिन हो जा रहा है, मतलब विस्कोसिटी उसका क्या रहा, घट जा रहा है, लेकिन इसका बढ़ जा रहा है ना। डिफॉर्म लगा तो बढ़ जाएगा और थिक हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। तो इसको आप ढूंढो, है ना, इसका आप ढूंढो। और ये कैसा, ये ध्यान रखना कि नीटा है, ये एन मत समझ लेना, ये विस्कोसिटी का ही बात कर रहा है, एपेरेंट विस्कोसिटी का बात कर रहा है। तो ये क्या होने लगता है, मेरा बढ़ने लगता है ना। और इस तरह के फ्लूइड को कहा जाता है डायलेटेंट फ्लूइड। इस तरह के फ्लूइड को क्या कहा जाता है, डायलेटेंट फ्लूइड कहा जाता है। और विस्कोसिटी देखो डिफॉर्मेशन के साथ बढ़ रहा, तो जैसे डिफॉर्म बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे 5 है डिफॉर्मेशन, 10 है डिफॉर्मेशन, 15, मान लो कुछ भी, समझ रहे हो ना, ये समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है, देख सकते हो ये मेरा इंक्रीजिंग स्लोप आपको देखने को मिल रहा है ना। कैसा स्लोप मिलेगा, इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीज होते हुए, यानी कि धीरे धीरे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग विस्कोसिटी बढ़ाएंगे, आई मीन डिफॉर्मेशन बढ़ाएंगे, मेरा विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। तो ऐसा आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ आए मेरी बात की नहीं, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, और आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे आपका शेयर फोर्स क्यों लिखे, ऑब्वियस सी बात है, शेयर फोर्स जब तक लगेगा नहीं तब तक मेरा डिफॉर्मेशन कहाँ से आएगा। ये तो आपको पहले बता दिए थे कि सबसे पहले शेयर फोर्स लगाएंगे तब मेरा फ्लूइड में डिफॉर्मेशन आएगा, समझ गए, तब वो वहाँ पे मेरा विस्कोसिटी प्ले करेगा, कि विस्कोसिटी उसके अगेंस्ट में आएगा, समझ गए, फिर आएगा शेयर स्ट्रेस आएगा, समझ आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरा शेयर फोर्स बढ़ा रहे हैं, मेरा डिफॉर्मेशन भी बढ़ रहा और मेरा विस्कोसिटी भी बढ़ता है, विस्कोसिटी भी बढ़ता है, इंक्रीजिंग स्लोप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल का अगर मैं बात करता हूं, वो तो लिख दिया गया तो आपको समझ आ गया होगा। विथ इंक्रीजिंग इन शेयर डिफॉर्मेशन, जैसे हम लोग डिफॉर्मेशन बढ़ाएंगे, विस्कोसिटी ऑफ द डायलेटेंट फ्लूइड इंक्रीज, है ना, डायलेटेंट फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज करेगा। इसी से आप समझ गए होंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शेयर थिकनिंग फ्लूइड। और मैंने कहा था ना, विस्कोसिटी बढ़ रहा, वो मत थिक हो रहा, मोटा हो जा रहा, गाढ़ा हो जा रहा, फ्लो करने से उसको टाइम लग रहा, फ्लो करने में रुक के फ्लो कर रहा, रुक के नहीं मतलब थोड़ा सा गाढ़ा, स्लो कर रहा, जितना पहले मूव करता था स्पीड से उस वेलोसिटी से मूव नहीं कर पा रहा, यानी कि शेयर थिकनिंग। शेयर क्यों, कि जब डिफॉर्मेशन अप्लाई किए तो मेरा वो क्या हो गया, थिक हो गया, शेयर डिफॉर्मेशन के चलते थिक हो गया। इसका एग्जांपल क्या है सर, इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे स्टार्च सॉल्यूशन है। चलो स्टार्च सॉल्यूशन का अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल बताता हूं, तो कॉर्न स्टार्च सॉल्यूशन, कॉर्न जैसे मैं आपको समझा ना, कॉर्न जो होता है, या फिर छोड़ो ना, सबसे अच्छा आटा वगैरह कुछ भी ले लो आप, है ना,
उसमें क्या करो, पानी डालो, उसको घोलते रहो सब। आप देखोगे कुछ देर के बाद ना वो चिपचिपा हो जाएगा। पहले जितना स्पीड से मेरा पानी मूव करता था उस आटा में, है ना, आप देखो कुछ देर बाद फ्लोर जो है ना, जो कॉर्न फ्लोर है, किसी का भी लेते हो, कॉर्न फ्लोर लो या कुछ भी आप ले लो फ्लोर, कोई भी आटा ले लो, आप पानी के साथ कुछ देर का थिक हो जाएगा। या शुगर सॉल्यूशन भी आप देख लो, पानी को मान लो गर्म कर दियो, उसमें चीनी डालो, शुरू में बड़ा स्मूथली मूव करे, कुछ देर बाद वो थिक होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा, चिपचिपा हो जाएगा, है ना। तो क्या होना, ये शेयर थिकनिंग हो गया। तो डायलेटन फ्लूइड है, क्यों, इसमें एन का वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन का विस्कोसिटी बढ़ता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम लोग समझ गए पहला मेरा क्या हो गया, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब बात करते हैं सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में इस बार क्या, फिर से देखो यही इक्वेशन बार बार यूज करेंगे, हर जगह पे यही इक्वेशन किया यूज करें, किसका, एपेरेंट विस्कोसिटी का, याद करो इसका यूज करें, हर बार उसी का यूज करेंगे, मैं आपको पहले बताया था, है ना। चलिए ये ईटा, इसका यूज करेंगे। नॉन न्यूटन फ्लूइड की इक्वेशन का सिर्फ ईटा, इसका वैल्यू हम लोग यूज किया जा रहा है, ईटा बोल रहे, नीटा है ना, नीटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर से यहाँ पे नीटा इक्वल टू लिखा गया, सेम चीज। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, इससे पहले हम लिए थे एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इस बार ये एन है, ध्यान रखना ये एन है, ये एन है क्योंकि एन यहाँ पे है और ये नीटा है, इन दोनों में प्लीज कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये नीटा है, इस तरह लिखा जाता है, नीटा इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर एन माइनस 1, ये एन है, जो कि एन बेसिकली क्या था आप लोगों में पहले बता दूं, फ्लो बिहेवियर था। और यहाँ पे नीटा क्या है, नीटा तो आपका बेसिकली एपेरेंट विस्कोसिटी है। तो ये आपका क्या, ये आपका विस्कोसिटी है ना, और ये आपका फ्लो बिहेवियर है, ये आपका फ्लो बिहेवियर है। तो एन जो यहाँ लिया गया बेसिकली क्या है, ये मेरा फ्लो बिहेवियर है, ठीक है, यही वाला एन है। और ये नीटा जो है, ये नीटा ये आपका विस्कोसिटी है, ठीक है, जो हम लोग चेक करते हैं किस केस में चेक करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए तो हम लोग लेके चलते हैं क्या, आपका म्यू, ठीक है। चलो ओके, तो जब मैं एन का वैल्यू क्या करता हूँ, इस बारी लेस देन 1 ले लेता हूँ, बी इक्वल टू अभी भी 0 है, ठीक है। तो अगर मैं लेस देन 1 ले लेता हूँ, लेस देन 1 मतलब कुछ भी अगर लेस देन लेंगे तो माइनस वैल्यू आएगा, कि मान लो लेस देन 1 लेंगे तो क्या लेंगे, 0 ले लो, फिर भी -1 आ गया। अब -2 ले लो तो -3 आ जाएगा, -1 ले लो तो -2 आ जाएगा, -4 ले लो तो -5 आ जाएगा। यानी कुल मिला के इसका जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और जब इसको नेगेटिव मिलेगा तो इसको हम लोग नीचे धकेल देंगे पॉजिटिव करने के लिए, यानी कि यहाँ क्या होगा, आपका नीटा इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी अपॉन डी वाई। अभी अगर मेरा क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, अगर मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो अब जब हम लोग डिफॉर्मेशन को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, यानी कि डिफॉर्मेशन बढ़ने के साथ अब मेरा विस्कोसिटी घटेगा। अब जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ विस्कोसिटी घटेगा, विस्कोसिटी घट रहा, मतलब कि जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है, जो उसको रोक रहा था फ्लो करने से फ्लूइड को, अब उसको थोड़ा कम रोकेगा, मतलब कि जल्दी फ्लो करेगा, समझ लो, कम रोक रहा है यानी जल्दी फ्लो कर रहा है, यानी क्या होगा, थिन हो जाएगा, ये चीज थोड़ा और पतला हो जाएगा, बहने में और हेल्प करेगा, राइट। तो अब वैसे फ्लूइड यहाँ पे आ जाएंगे जो क्या होगा, डिफॉर्मेशन के साथ पतला हो जाता है, मतलब जल्दी बहने लगता है। जैसे एग्जांपल यहाँ से टमाटो केचप दिया गया है या ब्लड दिया गया है, ब्लड देखोगे जम जाता है, ब्लड कभी आप ब्लड अगर रियल लाइफ में देखो या फिर कभी भी किसी का कट जाता है ब्लड थोड़ा सा भी, देखो कुछ देर आप छोड़ दो तो आप देखोगे कि आप वो थिक थोड़ा हो जाता है, लेकिन उसको स्टर करो, थोड़ा घुमाओ या शेयर फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे क्या, वो पतला हो जाएगा। सेम विथ मिल्क भी देखो ऊपर में छाला जैसा नहीं जम जाता, थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसको स्टर करो फिर वो पतला हो जाएगा। दही देखो, दही कितना थोड़ा जम जाता है, उसको शेयर फोर्स लगाओ वो क्या हो जाता है, दही एग्जांपल नहीं, मिल्क बेसिकली रहेगा, लेकिन आप देख सकते हो इसको फील कर सकते हो, तो आप चीज़ को बेसिकली वही बात है, दही भी मिल्क ही है, तो यू कैन टेक दिस ऑल्सो एज ए एग्जाम्पल ऑफ सूडोप्लास्टिक। तो इस तरह के फ्लूइड का नाम दिया गया क्या, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, क्या कहा जाता है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। और ये जो है ना बेसिकली सूडो, क्यों, सूडो मीन्स होता है नकली, है ना, झूठा, और प्लास्टिक मतलब ये लगेगा आपको प्लास्टिक जैसा, नकली प्लास्टिक जैसा लगेगा, जैसे टमाटो केचप जम जाता है तो प्लास्टिक जैसा लगता है, ब्लड का ऊपर लेयर देखोगे तो प्लास्टिक जैसा फील होगा। मिल्क का देखते हो ना, जब गर्म आप छोड़ दे तो ठंडा हो जाता है, तो कुछ देर के बाद थिक थोड़ा मोटा हो जाएगा, ऊपर वाला लेयर उठाओगे तो आपका एकदम पतला पतला प्लास्टिक जैसा लगेगा। तो ये बेसिकली सूडो माने झूठा प्लास्टिक, समझ गए ना, है ना। तो झूठा प्लास्टिक जैसा बिहेवियर होता है, इसको नाम दिया गया सूडो प्लास्टिक, उसी को ध्यान में रखते हैं प्रॉपर्टी का, है ना। और यहाँ पे हम लोग देख लिए विथ इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जैसे हम लोग डिफॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, सूडो फ्लूइड डिक्रीज सूडो विस्कोसिटी ऑफ द सूडो प्लास्टिक डिक्रीज, विस्कोसिटी जो होता है सूडो प्लास्टिक का वो क्या होता है, घटते जाता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड शेयर थिनिंग फ्लूइड। शेयर डिफॉर्मेशन जब अप्लाई कर रहे हैं तो थिन हो जा रहा, पतला हो जा रहा, जैसे एग्जांपल समझाए, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे
शेयर स्ट्रेस लगाने के साथ, तो शेयर स्ट्रेस अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी घट रहा है, तो मेरा यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे आप देखो डिक्रीजिंग स्लोप में आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, ये मेरा था इंक्रीजिंग स्लोप था, ये इंक्रीजिंग स्लोप था, ये इंक्रीजिंग स्लोप पे ध्यान देना, ये मेरा डिक्रीजिंग स्लोप है ना, डिक्रीजिंग स्लोप आपको यहाँ पे नजर आएगा। डिक्रीजिंग स्लोप यहाँ पे छूट गया है, इंक्रीजिंग स्लोप है और ये मेरा डिक्रीजिंग स्लोप है, देखो धीरे धीरे घट रहा है ना, और यहाँ पे देखोगे तो धीरे धीरे आपका बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जाता है, इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप, बिकॉज यहाँ विस्कोसिटी घट रहा है डिफॉर्मेशन के साथ, है ना, डिफॉर्मेशन के साथ। तो 2 एग्जाम्पल ले लिए, अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल का। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल है, इस बार हम लोग n=1 ले लिए, n= क्या ले लिए, 1 ले लिए, ठीक है भाई। n=1 अगर ले लेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, तो अगर 0 हो गया तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। अगर मैं बात करते किसी के भी पावर में अगर 0 आ जाता है तो उसका पहले तो पूरा खत्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे पूरा पूरा खत्म हो गया, तो बचा ओनली क्या, n। देखो यहाँ पे लेकिन आप b = समथिंग लेंगे, पता है क्यों, क्योंकि b अगर हम लोग ले लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर तो मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना, समझ रहे मेरी बात की नहीं, क्योंकि n=1 हम लोग लेके चलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड में भी, लेकिन वहाँ पे b का वैल्यू 0 होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड का, तो यहाँ पे क्या है, अगर इससे मुझे बनाना है तो देखो n=1 कर दो और b=0 कर दो, तभी तो मेरा आ जाता है न्यूटन फ्लूइड ना। n=0 अगर 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a du/dy, तो n वैल्यू 1 यानी 1 और प्लस b के जगह में 0, तो ये 0 यानी कुछ नहीं, इसलिए तो ये म्यू की जगह में मान लो a की जगह म्यू है, कांस्टेंट है। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो हो गया। तो b के जगह में अगर 0 हम लोग लेंगे तब तो मेरा न्यूटन फ्लूइड होगा, इसलिए b के जगह में हम लोग 0 वैल्यू नहीं यहाँ पे लेके चले, क्योंकि न्यूटन फ्लूइड का भी स्टडी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो b = 0। समझ गए ना, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, n=1 ले लेता हूँ और b = 0 लेता हूँ, तो बस वैल्यू पुट कर दो, b = 0। पहली बात तो हम लोग इतना कर लेते, पहले इतना, एक सेकंड, पहले हम लोग एपरेंट विस्कोसिटी निकाल लेते हैं। एपरेंट विस्कोसिटी मेरे पास ये है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, हाँ ओके, चलिए। हाँ, तो मैं क्या यहाँ पे बता रहा था कि सबसे पहले अपेरेंट हम लोग देख लेते हैं, नीटा = तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि भाई साहब अगर ये 0 का 0 हो गया तो पूरा खत्म हो गया, बचा ओनली ए, यानी कि जो नीटा = मुझे ए क्या है, मेरा कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट था, फ्लो कंसिस्टेंसी था, समझ रहे हो ना, जो उसका थिक कितना थिकनिंग है, उसके बिहेवियर को पता करा था, कोई थी नहीं है, थिक है कितना है वो है, तो ये कांस्टेंट मेरा निकल गया। लेकिन अभी हम लोग क्या लिए, बी का भी वैल्यू कुछ लिए, b = 0, तो बी का वैल्यू, यानी अब हम लोग को इसका यूज करना पड़ेगा कि याद रखा ये नीटा = ये था पूरा वैल्यू, है ना, समझ रहे मेरी बात की नहीं। ये जो बेसिकली नीटा है, ये नीटे के जगह में तो इतना वैल्यू है, तो हमको पूरा इसको इक्वेशन करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन किसका था, ये इक्वेशन मेरा था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, नॉन न्यूटन फ्लूइड का ये इक्वेशन था पूरा। तो पूरा यूज क्यों करें, क्योंकि इसमें बीटा का वैल्यू कुछ हम लोग लिए हैं, =0 नहीं लिए हैं, राइट। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब यानी कि इसके जगह में ए के जगह में देखो यहाँ पे नीटा के जगह में ओनली क्या आया, नीटा = मेरा ए आया, नीटा = ओनली मेरा ए आया, तो इस नीटा के जगह में ए वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर, व्हाट्सअप में आपको क्लियर कर देंगे, डोंट वरी, है ना। चलिए, अभी हम लोग सिर्फ बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच समझ के ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, इस बात को आप समझ सकते हो, इतना तो आइडिया लग सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल हम लोग स्टडी करते हैं, बाद में डिस्कस हम लोग कर लेंगे, मेरे से आप बात कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नीटा = मेरा ए आ गया, ए आया, तो नीटा की जगह में ए वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ए वैल्यू पुट कर दिया, d/dy और b समथिंग है, तो ये मुझे मिल गया, है ना, इस तरह। अब ये यहाँ पे, अब इसका क्या मतलब हुआ सर, ये क्वेश्चन लिख दिए, इसका क्या हम लोग समझते हैं, इसका समझदारी ये है कि जब हम लोग यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का, है ना, शेयर स्ट्रेस का और डिफॉर्मेशन का या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर हम लोग डिफॉर्मेशन को d/dy को, वेलोसिटी ग्रेडियंट को 0 भी रख देते हैं, है ना, अगर मेरे यहाँ पे डिफॉर्मेशन 0 भी रख देते हैं, फिर भी मेरा यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू यानी पूरा का पूरा टाउ = 0 नहीं होगा, 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू को अगर मैं 0 कर दिया, डिफॉर्मेशन नहीं भी लगा रहे हैं ना, समझे मेरी बात की, ये अगर 0 भी हो गया तब भी देखोगे कि टाउ = 0 या टाउ = b आएगा, टाउ = b आ रहा, टाउ = b, यानी कि एक मेरा फिर भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, फिर भी आपका शेयर स्ट्रेस लग रहा है, समझ रहे हो,
यानी कि एक लिमिट तक आपको शेयर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, जबकि डिफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे कर दिया, अगर डी ओपन डी वाई इक्वल टू जीरो भी मैंने कर दिया, क्योंकि देखो मान लो इसको आप जीरो कर दो तो जीरो इंटू ए टाउ इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू जीरो प्लस बी, तो फिर भी टाउ इक्वल टू बी तो आया ही ना, जबकि डी ओपन डी वाई इक्वल टू जीरो, समझ लो डी ओपन डी वाई इक्वल टू जीरो मतलब क्या है कि नो डिफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी शेयर फोर्स लग रहा है, मतलब शेयर फोर्स लगा रहे फिर भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा कुछ देर तक, एक कुछ लिमिट के बाद ही डिफॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो वही कहा इफ देयर इज नो डिफॉर्मेशन स्टिल देयर इज अ शेयर स्ट्रेस, यही आता है बी, इसीलिए बी को क्या कहा गया, याद है, यील्ड स्ट्रेस। अगर आपको याद होगा तो यहां पे मैंने क्या कहा था, ए को कहा था फ्लो कंसिस्टेंसी और बी को कहा था यील्ड स्ट्रेस, मतलब एक लिमिट तक मैंने कहा था ना, कुछ भी अगर नहीं लेगा फिर भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा, शेयर फोर्स अप्लाई होगा, समझ गए ना। तो यही कहने का मतलब है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि कैसा, तो ये तो ऑब्वियसली बात है एन इक्वल टू वन है, एन इक्वल टू वन आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा, है ना, कांस्टेंट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको चूंकि यहाँ पे क्या था टाउ इक्वल टू बी है, कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, और तब तक भी आपको डिफॉर्मेशन नहीं लगेगा, यानी कि कुछ देर तक आपको यहाँ पे फोर्स अप्लाई, शेयर फोर्स अप्लाई पड़ना पड़ेगा, कुछ देर के बाद ही आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल हो गया टूथपेस्ट, जेल, सीवेज स्लज, ये सब, और इसको कहा जाता है बिंघम प्लास्टिक। इस तरह के बिहेवियर वाले नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को क्या नाम गया है, बिंघम प्लास्टिक, इसको नाम दिया गया है, बिंघम प्लास्टिक इसको नाम दिया गया। आप देखोगे टूथपेस्ट पे अब अगर फोर्स, अगर बहुत दिन तक मान लो आपने ब्रश करा सुबह में, शाम को आप या फिर अगले जैसा आप जब ब्रश करते हो, है ना, अधिकतर तो करना चाहिए दिन में 2 बारी, एक बारी मॉर्निंग में, कम से कम मॉर्निंग में करना चाहिए और एक बार नाइट में करना चाहिए। तो अगर आप मॉर्निंग में ही करते हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठाना और थोड़ा देखना, ट्राई करना, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में नहीं निकलता, फिर कुछ देर के बाद निकलने लगेगा, कभी आप देखोगे दबाओगे, जोर से दबाना पड़ता है, फिर फट से निकल जाता है, ऐसा होता है ना। तो क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यहाँ क्या कुछ ना कुछ शेयर फोर्स अप्लाई हुआ, बी लेवल तक, बी वैल्यू तक अप्लाई किया, वही बी वैल्यू है, वही कुछ आपका सम, यहाँ पे सम क्या, सम शेयर फोर्स है अप्लाई किया, उसके बाद डिफॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, समझ गए। देखो यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं है, जीरो है, जीरो 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 डिफॉर्मेशन, अब यहाँ से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ आके कुछ वैल्यू मान लो 1 आया, फिर डिफॉर्मेशन 2 आया, फिर डिफॉर्मेशन 3 आया, फिर डिफॉर्मेशन 4, इस तरह डिफॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन कुछ देर तक नहीं, समझ है ना, समझ आया। तो मेरा स्ट्रेट लाइन एकदम कैसा देखने को मिलता, बताओ, ये अगर बात करें तो पूरा न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा है, लेकिन अंतर क्या है कि न्यूटोनियन फ्लूइड मेरा शेयर फोर्स जैसे लगाते हैं थोड़ा सा भी तो उसमें मुझे डिफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन मुझे देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि एक लेवल तक, एक आपका वैल्यू तक आपको शेयर स्ट्रेस लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट आपको देखने को मिलता है, उसके बाद ये क्या देखने को मिलता है, मेरा कांस्टेंट देखने को मिलता है। फिर यानी क्या होता है कि अगर मैं विस्कोसिटी को डिफॉर्मेशन को बढ़ाता हूँ तो सेम रेट से आपका क्या होता है, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है, या फिर बोल सकते हो जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं वैसे वैसे डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, और यहाँ पे मेरा विस्कोसिटी कांस्टेंट आपको देखने मिलेगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया कांस्टेंट, नीटा इक्वल टू कांस्टेंट आ गया ना, है ना। तो ये इसीलिए क्योंकि हम लोग बात करो, याद करो फिर से, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी ओपन डी वाई, जहां से हम लोग देखे थे म्यू इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई डी ओपन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही तो निकाले थे, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट न्यूटन फ्लूइड में, यानी कि विस्कोसिटी मेरा क्या होता था, कांस्टेंट होता था विस्कोसिटी, यहां भी मेरा विस्कोसिटी कांस्टेंट ही है, लेकिन ये किसके लिए है, यह है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, और ये किसके था, ये था न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, तो दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर क्या, वो जीरो से स्टार्ट होता है डिफॉर्मेशन, ये कुछ देर के बाद मेरा कांस्टेंट जा रहा है, मतलब यहां भी मेरा कांस्टेंट ही है और यहां भी कांस्टेंट था, बस अंतर दोनों में क्या, एक में नीटा है, एक में म्यू है। म्यू मेरा बता रहा है किसका विस्कोसिटी को, डायनेमिक विस्कोसिटी को, न्यूटोनियन फ्लूइड का, और नीटा बता रहा है मेरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का विस्कोसिटी को, जो कांस्टेंट है दोनों में, है ना। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल समझ में आया, इसको बोलते हैं हम लोग बिंघम प्लास्टिक। तो अभी तक हम लोग देखे बिंघम प्लास्टिक के बारे में, इससे पहले देखे हम लोग सूडो प्लास्टिक के बारे में, और इससे पहले हम लोग देखे डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में, 3 फ्लूइड के बारे में देखे, लेकिन पता तीनों में कॉमन है, तीनों पता है कॉमन क्या है, तीनों का तीनों जो अगर मैं बात करता हूं तो इन तीनों जो होता है, ये तीनों का तीनों मेरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, और चूंकि तीनों का तीनों मेरा नॉन न्यूटोनियन था, तो कैसा ये तीनों का तीनों है, तीनों का तीनों मेरा टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, मतलब कि टाइम के साथ ये वेरी नहीं कर रहा। क्या मैं कहीं बताया कि टाइम के साथ ये कोई डिफॉर्मेशन में विस्कोसिटी घटेगा या बढ़ेगा, मतलब कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, डिफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर किसी में डिफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी घट रहा था, इससे पहले क्या था, डिफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं बोल रहा डिफॉर्मेशन लगा नहीं रहे हैं
और बस टाइम के साथ या फिर डिफॉर्मेशन भी लगा रहे हैं और टाइम के साथ हम लोग चेक कर रहे हैं कि टाइम के साथ कोई चेंज आएगा, कुछ देर के बाद देखेंगे थिन हो जाएगा या कुछ देर के बाद देखेंगे थिक हो जाएगा, नहीं ये नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे भी फ्लूइड होता है जो टाइम के साथ ना ऑटोमेटिक थिक और थिन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल सर कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी मत करो, डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत लगेगा लेकिन टाइम के साथ समझा रहा हूं। जैसे इंक हो गया, इंक आप इंक ट्राई करना, एक कोई भी इस तरह का सरफेस ले लेना, जैसे मेरा मोबाइल जैसा मान लो सपोज करो, है ना, इस तरह का कोई आपका ले लेना कि सपोज करो ऐसा कोई डिवाइस है। आप क्या करो, इस तरह से कोई भी एक सरफेस लेना जो इंक होता है, स्याही रहता है, स्याही को एक बूंद ऐसे करके गिराना, है ना, वो धीरे धीरे जा रहा है और देखना कुछ देर के बाद जम जाएगा वो। टाइम के साथ क्या हुआ, टाइम के साथ विस्कोसिटी आपका बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गया, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गया तो स्लो मूवमेंट होने लगा, समझ गए। तो टाइम के साथ, टाइम जैसे से बढ़ रहा है उसका विस्कोसिटी बढ़ गया, समझ गए, यानी कि वो क्या हो गया, थिक हो गया। तो कुछ टाइम के साथ थिक हो जाता है, कुछ टाइम के साथ थिन भी हो जाता है, लेकिन आप कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन भी उसमें लगता है, क्योंकि ऐसे नीचे नीचे आ रहा तो एक मेरा उसके वेट के चलते डिफॉर्मेशन लग रहा है ना, तो वो चीज़ होता है। लेकिन हाँ, टाइम के साथ कुछ मेरा डिपेंडेंट भी रहता है। तो ये तो हो गया तीनों का तीनों बात के टाइम इंडिपेंडेंट। अभी तक डायलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, ये सब का सब मेरा टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। तो जो कि यानी कि अगर मैं लिखूंगा कि इन सब का जो नीटा का वैल्यू होता है, यानी कि जो अपेरेंट विस्कोसिटी होता है, वो फंक्शन ऑफ होता है मेरा शेयर फोर्स एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट और बोल सकते हो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। लेकिन अब हम लोग बात करते चलिए वैसे नॉन न्यूट्रॉन फ्लूइड का जो टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ उसका विस्कोसिटी भी वेरी करता है, जिसमें यानी कि इस अब अगर लिखते हैं कि इसका विस्कोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ होता है शेयर फोर्स, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट एज वेल एज टाइम, है ना। तो जिसमें दो आ जाता मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला जो आ जाता है जिसको कहा जाता है थियोट्रोपिक, है ना, पहला को कहा जाता है थियोट्रोपिक और दूसरा कहा जाता है रियोपैक्टिक। क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है थियोट्रोपिक, दूसरे को कहा जाता है रियोपैक्टिक। अब बात करते हैं कि थियोट्रोपिक क्या हो जाता है। जैसे एज द टाइम इंक्रीज, जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा इसकी विस्कोसिटी घटने लगेगा, है ना, क्या होगा, विस्कोसिटी ऑटोमेटिक घट जाएगा, मतलब जल्दी मूव करने लगेगा टाइम के साथ ये फ्लो जल्दी करने लगेगा, समझ गए ना, टाइम के साथ। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, मेरा हनी है, लेकिन हाँ डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत जरूर करेंगे, विद डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन टाइम के साथ ये थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। हनी, अभी हनी कैसे एग्जांपल आप देखोगे, हनी जब देखोगे तो हनी आप देखोगे बहुत ही थिक जैसा होता है। हनी कैसा होता है आपका, थिक होता है, आप हनी समझ रहे हो ना, शहद, है ना। लेकिन इसको आप जैसे हल्का हल्का स्टर करोगे, उसका छोड़ दोगे तो कुछ देर के बाद ना वो आराम से बहने लगेगा एकदम, है ना, पानी जैसा हो जाएगा, समझ गए ना, पहले थिक था फिर थिन हो गया। तो क्या होगा, टाइम के साथ इसका विस्कोसिटी घट गया, टाइम के साथ विस्कोसिटी घट गया, समझ गए ना। तो देख सकते हो टाइम के साथ जिसका विस्कोसिटी घट जाता है और विस्कोसिटी घट जाएगा तो थिन हो जाएगा। क्ले भी आपका देख सकते हो, क्ले टाइम के साथ थोड़ा बहुत अगर आप उसको हल्का हल्का मूव करोगे तो टाइम के साथ कुछ देर के बाद वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, जो हार्ड था, आप देखोगे ना, क्ले लाओ, मिट्टी लाओ, कुछ देर छोड़ दो वो थोड़ा टाइट हो जाएगा, थोड़ा डिफॉर्मेशन करो और टाइम के साथ देखोगे आपका क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। समझ गए मेरी बात कि नहीं, हाँ ये चीज़ है, ये यहाँ तक इतना तो आप समझ गए होंगे, बाकी को मैं ऐड कर रहा हूँ अभी, डोंट वरी। जैसे एग्जांपल हो गया क्ले हो गया, हनी हो गया, ड्रिल मड हो गया, ये सब आ जाता है, यानी कि विस्कोसिटी इसका क्या होता है, घटता है विथ डिफॉर्मेशन, इतना तो क्लियर है। अब बात करते हैं रियोपैक्टिक का। रियोपैक्टिक जस्ट इससे ऑपोजिट, टाइम के साथ क्या होता है आपका, इसका विस्कोसिटी जो है नीटा का वैल्यू वो बढ़ जाता है। ये दोनों का दोनों अभी भी नॉन न्यूटोनियन है, ध्यान रखना, न्यूटोनियन एक ही था, जो जितने एक नहीं था बहुत सारा था, वाटर ले या पानी ले लो, एल्कोहल ले लो, है ना, और पेट्रोल डीजल, ये सब का सब मेरा न्यूटोनियन था। तो बात करें रियोपैक्टिक, टाइम के साथ क्या होता है, इसका विस्कोसिटी बढ़ने लगता है, टाइम के साथ विस्कोसिटी, लेकिन डिफॉर्मेशन के साथ थोड़ा डिफॉर्मेशन करेंगे लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है और थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। जैसे आपको समझाया जिप्सम, आप देख सकते हो जिप्सम क्या होगा, धीरे धीरे आपका पहले पतला रहता है ना। जिप्सम जो होता है, जैसे कोई अगर पेंट वेंट होता है ना, कभी घर में पचौड़ा वगैरह होता है, कलरिंग में होता है, तो देखना जिप्सम धीरे धीरे क्या चिपक जाएगा, वो हार्ड जैसा हो जाता है ना, थिक हो जाता है। इंक सबसे अच्छा, जैसे एग्जाम्पल बताया, इंक फ्लो कर रहा है, लेकिन अब फ्लो कर रहा देखो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन लग रहा है, कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक जाता है टाइट हो जाएगा, तो वो चीज। बेंटोनोइड सॉल्यूशन, ये एग्जांपल क्या है, जैसे मुल्तानी मिट्टी आप सुने होंगे ना, बहुत कोई आप देखोगे गांव में क्या होता था, पहले हम देखते थे मुल्तानी मिट्टी शायद बाल में लगाया जाता है या फिर शायद फेस में लगाया जाता है, ठीक है, फेस में लगाया जाता है, तो क्या होता है टाइम के साथ वो थिक हो जाता है ना, पहले पतला आता है फिर ऑटोमेटिक थिक हो जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ इसमें आपका क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है ना, डिफॉर्मेशन। अब बारी आता है इन दोनों का रिलेशन ढूंढना, और इससे पहले
इससे पहले जो हम लोग देखे थे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन का टाइम आपका इंडिपेंडेंट फ्लूइड जो देखे थे डायलेटेंट, सूडोप्लास्टिक और बिंघम प्लास्टिक। इसमें याद करो किसमें मेरा जो था, जिसमें मेरा अगर बात करेंगे विस्कोसिटी जो है वो घटता था, याद करो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये देख सकते हो विस्कोसिटी इसका मेरा घट रहा, ये रहा विस्कोसिटी घट रहा डिफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि डिफॉर्मेशन वहां भी तो लगा रहे थोड़ा बहुत, मैंने कहा ना डिफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे विस्कोसिटी मेरा घट रहा है। और जब विस्कोसिटी घट रहा तो एन का वैल्यू हम लोग क्या लेके चले थे, एन का वैल्यू लेस देन 1 लेके चले थे, एन का वैल्यू लेस देन 1 था, 1 से कम था, 1 से मेरा कम था। और ये मेरा कैसा स्लोप देखने को मिल रहा था, मेरा देखने को मिल रहा था यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप देखने को मिल रहा था। समझ गए मेरी बात की नहीं, सॉरी आई मीन डिक्रीजिंग स्लोप मेरा देखने को मिल रहा था। कैसा स्लोप देखने को मिल रहा, डिक्रीजिंग स्लोप यहाँ देखने को मिल रहा था। तो सेम चीज डिक्रीजिंग स्लोप एंड एन का वैल्यू लेस देन 1 वहां भी लाई करेगा, क्योंकि विस्कोसिटी वहां भी मेरा घट रहा विद डिफॉर्मेशन। तो जब यहां भी देख रहे हैं, कहां चल गया, हाँ, जब यहां भी देख रहे हैं कि डिफॉर्मेशन के साथ देखो टाइम भी यहां पे इंपॉर्टेंट, लेकिन डिफॉर्मेशन यहां भी लगेगा। देखो डिफॉर्मेशन के जैसे जैसे डिफॉर्मेशन लोग बढ़ाएंगे विस्कोसिटी यहां घट रहा, तो सेम आपका कैसा आ गया, सेम अगर बात करेंगे तो मेरे इस तरह का डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी घट रहा है, तो सेम मेरा सेडोप्लास्टिक जैसा आपका सूडोप्लास्टिक जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसमें मेरा क्या था, डिक्रीजिंग स्लोप था और एन का वैल्यू 1 से कम था। तो यहाँ भी देख सकते हो एन का वैल्यू 1 से कम रहेगा, एन का वैल्यू 1 से कम रहेगा, है ना। और अगर बात करेंगे इसका स्लोप तो डिक्रीजिंग स्लोप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ बी का जो वैल्यू रहता है वो 0 से बड़ा रहेगा, बी का वैल्यू 0 से बड़ा, बी का वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, बी का वैल्यू जरूर देखने को मिलेगा। समझ गए मेरी बात की नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। और सेम चीज यहाँ अगर बात करें इंक्रीजिंग, तो ये तो आपको पता ही है इंक्रीजिंग मेरा था, ये रहा इंक्रीजिंग जो किसमें था, डायलेटेंट फूड में, है ना। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी इसका बढ़ता था, तो एन का वैल्यू क्या था, बढ़ रहा, मतलब विस्कोसिटी बढ़ रहा तो एन का वैल्यू बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग स्लोप भी है। इससे आप दिमाग लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि क्या बढ़ रहा है, मेरा विस्कोसिटी बढ़ रहा तो एन का वैल्यू भी बढ़ेगा और स्लोप भी बढ़ेगा, यानी इंक्रीजिंग स्लोप, लेकिन बी का वैल्यू क्या, कुछ ना कुछ बी लग रहा है, समझ लो बी का वैल्यू वही बी 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 ये वाला चीज, ये बी 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 ये स्ट्रेस, है ना। बी का कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू है, यानी कि तुरंत डिफॉर्मेशन नहीं आएगा दोनों में, कुछ ना कुछ मेरा बी का वैल्यू है, कुछ ना कुछ बी, यानी कुछ ना कुछ शेयर फोर्स जब तक हम लोग लगाएंगे नहीं, कुछ देर के बाद ही मेरा वहां पे आपका डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो चाहे आप दे लो हनी ले लो, आप ऐसा नहीं होता कि तुरंत हल्का लगाए देखने को मिलेगा, कुछ आपको शेयर फोर्स लगा उसके बाद डिफॉर्मेशन आपको शो होता है ना, चाहे वो मेरा पतला हो रहा है या फिर मोटा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ये हो गया इन सब के बारे में कहानी। तो यहां से उम्मीद करता हूं कि सारे चीज को समझ गए होंगे, है ना। रियोपेक्टिक, रियोपेक्टिक का एग्जांपल मैंने कहा ना डियर, जिप्सम हो गया, जिप्सम का पेस्ट, है ना, इंक हो गया, बेंटोनोइड सॉल्यूशन हो गया, मुल्तानी मिट्टी, ये सभी जो है रियोपेक्टिक का एग्जांपल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो जब हम लोग इतना चीज सारे चीज समझ गए, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं, जितना तरह का मैंने आप लोग को फ्लूइड समझाया, चाहे मेरा न्यूटोनियल फ्लूइड रहे या फिर मेरा नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड रहे, सबका हम लोग बिहेवियर को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट। मैंने आपको समझाया कि न्यूटोनियल फ्लूइड जो होता है वो कैसा होता है, डिफॉर्मेशन के साथ मेरा विस्कोसिटी जो है उसका कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा मैंने नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड में क्या समझाया कि कुछ मेरा ऐसे फ्लूइड होते हैं जो डिफॉर्मेशन के साथ उसका विस्कोसिटी बढ़ता है, कुछ का डिफॉर्मेशन के साथ मेरा घटता विस्कोसिटी, और कुछ का हम लोग देखें कि डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी मेरा कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे भी फ्लूइड के बारे में बात किए जो मेरा नॉन न्यूटोनियन था, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो टाइम के साथ वेरी करता था, और कुछ मेरा टाइम के साथ वेरी नहीं करता था, राइट। यानी कि टाइम डिपेंडेंट कुछ था और कुछ मेरा टाइम इंडिपेंडेंट था। तो चलिए सभी को हम लोग जितने भी तरह का फ्लूइड है सबको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यहाँ पे समझते हैं, चाहे मेरा न्यूटोनियन रहे या फिर मेरा नॉन न्यूटोनियन रहे। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला अगर आप ग्राफ देखते हो तो पहला ग्राफ में मैंने क्या करा है, y एक्सिस में लिया है विस्कोसिटी को एंड x एक्सिस में मैंने लिया है टाइम को। ठीक है, x एक्सिस में ले लिया टाइम को। इंपॉर्टेंट है बताना इसलिए क्योंकि बहुत बार आप लोग क्या होगा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि अधिकतर हम लोग क्या करते हैं x एक्सिस में लेते हैं डिफॉर्मेशन को, या फिर बोल सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट को लेते हैं, ठीक है, या फिर जो आपका डी थीटा बाई डी टी होता है इसको लेते हैं। बात है कि ये भी दोनों को डिफॉर्मेशन शो करता है, एक मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है और एक मेरा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइम को लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग को याद होगा कि कुछ मेरा ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड था जो टाइम पे डिपेंडेंट था और कुछ मेरा टाइम पे डिपेंडेंट नहीं था। तो यहाँ पे कौन मेरा टाइम डिपेंडेंट है, कौन मेरा टाइम इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग इस ग्राफ में शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन दिखाया जा रहा है, इसमें वो सारे फ्लूइड आ जाएंगे
जो मेरा टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड था, जैसे कि डायलेटेंट फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक एंड बिंघम प्लास्टिक। ये तीनों का तीनों मेरा कैसा फ्लूइड था? तीनों का तीनों पहली बात तो मेरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड था, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, यानी कि इसका जो विस्कोसिटी है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सपोज करो एक मेरा पॉइंट है और इस पॉइंट में समथिंग मेरा विस्कोसिटी है, सपोज करो विस्कोसिटी इसका 10 है, जो भी यूनिट है इसका आपका 10 है, लेकिन देखो टाइम बढ़ रहा, मान लो 5 सेकंड है, फिर 10 सेकंड हो गया, है ना, यहाँ मान लो 15 सेकंड हो गया, या सपोज करो 30 सेकंड आ गया, इधर मान लो 1 मिनट आ गया, तो देख रहे हो कि ये मेरा 10 ही रह रहा हर जगह पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रह रहा है। तो इन सभी जितने भी ये सभी फ्लूइड मेरे हैं, इन सभी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कहा जाता है, जो कि तीनों का तीनों ये जो आपको लिखा गया है, ये तीनों के तीनों कैसा था? मेरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विस्कोसिटी कांस्टेंट। विस्कोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पर करेंगे नीटा यूज करेंगे, नीटा कांस्टेंट। यहाँ पे समझ रहे, म्यू यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा था न्यूटोनियन फ्लूइड का, यानी कि जब हम लोग बात करेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड का तब बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे मेरा जो है ना म्यू इक्वल टू कांस्टेंट है, क्योंकि मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड था। ठीक है, याद होगा नीटा हम लोग यूज कर रहे थे, यानी कि ये किसके लिए था? मेरा अपरेंट विस्कोसिटी था। क्लियर? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, तो उसमें आ जाता था मेरा एक रियोपेक्टिक भी और आपका थियोट्रोपिक भी। तो थियोट्रोपिक क्या होता था? टाइम के साथ अगर बात करेंगे तो उसका विस्कोसिटी मेरा घटता था, तो नीचे की स्लोप आएगा। एंड रियोपेक्टिक का बात करेंगे तो टाइम के साथ इसका विस्कोसिटी मेरा क्या करता था? इंक्रीज करता था टाइम के साथ। अगर आप देखोगे जस्ट मैंने अभी बताया है ना कि देख सकते हो, रियोपेक्टिक का बात करेंगे तो मेरा विस्कोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ बढ़ रहा है। और अगर थियोट्रोपिक का बात करेंगे तो टाइम के साथ विस्कोसिटी मेरा घट रहा है, ये थिन हो जाता था, वो थिक हो जाता था। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको समझ में आ गया। नाउ अब क्या करें, यहाँ पे मैंने सभी तरह का फ्लूइड को रख दिया है, चाहे मेरा न्यूटोनियन रहे या फिर मेरा नॉन न्यूटोनियन रहे। तो चलो डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करा गया? इसमें आपका दिया गया शेयर फोर्स, यानी जब शेयर फोर्स लगेगा तभी तो आपका फ्लूइड में डिफॉर्मेशन आता था, और फ्लूइड को डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन एक्ट करता था? विस्कोसिटी, राइट। और उसके बाद शेयर स्ट्रेस आता था, तो इधर लिया गया शेयर फोर्स और इधर लिया गया डिफॉर्मेशन। जैसे शेयर फोर्स लगेगा वैसे उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, और डिफॉर्मेशन को हम लोग शो कैसे करते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट से शो करते हैं या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ से शो करते हैं। नाउ अगर आप देखते हो सबसे पहले मैंने क्या करा है? न्यूटोनियन फ्लूइड को लिया है। तो मैंने न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या कहा था कि इसमें मेरा विस्कोसिटी कांस्टेंट रहता है ना, विस्कोसिटी मेरा वेरी नहीं करता विथ डिफॉर्मेशन। आप डिफॉर्मेशन लगा मतलब कांस्टेंट मतलब क्या है कि म्यू इक्वल टू, आप लोग को याद होगा, टाउ बाय ड्यू अपॉन डीवाई इज इक्वल टू मेरा कांस्टेंट था। समझ गए? यानी कि जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही डिफॉर्मेशन आपका बढ़ेगा एक साथ, और इसका रेशियो आपको सेम देखने मिलेगा, यानी कुल मिला के इसका विस्कोसिटी क्या होता है? मेरा कांस्टेंट होता है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने बात करा कि ये मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड है, जैसे मैं बात करता हूँ पेट्रोल का, डीजल का, एयर का, वाटर का, है ना, अल्कोहल हो गया, ये सब आ जाएगा मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड में। लेकिन कुछ मेरा नॉन न्यूटोनियन था जिसका भी विस्कोसिटी कांस्टेंट था, जैसे आपका बिंघम प्लास्टिक। तो बिंघम प्लास्टिक का भी इसी तरह का बिहेवियर था, उसमें भी मुझे क्या देखने मिल रहा था कि विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट था, लेकिन कैसा विस्कोसिटी? अपरेंट विस्कोसिटी, यानी नीटा इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन अंतर बस ये था कि यहाँ पे एक वैल्यू बी आता था, यानी कि ये डिफॉर्मेशन कब होगा? जब हम लोग कुछ शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब आप कुछ शेयर फोर्स अप्लाई करोगे उसके बाद उसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जबकि न्यूटोनियन में क्या होता था? जीरो से ही, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप शेयर फोर्स अप्लाई करें तो डिफॉर्मेशन उसमें शो होने लगता था। लेकिन बिंघम प्लास्टिक क्या है कि जब तक एक अमाउंट में आप शेयर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो डिफॉर्मेशन शो नहीं करता था। जैसे मैंने आपको समझाया था, पेस्ट हो गया है ना, टूथपेस्ट वगैरह हो गया, ये सभी इसका एग्जांपल आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं सभी तरह का आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और जैसे बात करते हैं सूडोप्लास्टिक। तो सूडोप्लास्टिक क्या होता था? आप लोग को याद होगा कि इसमें जैसे जैसे हम लोग डिफॉर्मेशन लगाते थे इसका विस्कोसिटी मेरा घटते जाता था, तो डिक्रीजिंग स्लोप। तो देखो धीरे धीरे घटते जा रहा। तो मान लो देखो ये शेयर फोर्स अप्लाई किए तो ये बढ़ रहा लेकिन धीरे धीरे घट रहा है, घटते जाएगा ना। शेयर फोर्स जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा घटते जा रहा है ना, डिक्रीजिंग स्लोप, है ना। डिक्रीजिंग स्लोप मुझे देख लो बेटा सूडोप्लास्टिक में आप देख सकते हो। अभी जस्ट मैंने कहा था कि सूडोप्लास्टिक जो होता था, ये रहा सूडोप्लास्टिक, इसमें क्या करता था? अगर आप देखोगे फ्लूइड डिक्रीज, है ना, यहाँ पे देखो इंक्रीज इन द डिफॉर्मेशन विस्कोसिटी सूडोप्लास्टिक डिक्रीज। देखो यहाँ पे इंक्रीज, जैसे हम लोग इंक्रीज करते थे डिफॉर्मेशन को वैसे विस्कोसिटी क्या होता था? मेरा डिक्रीज करता था। समझ आए मेरी बात की नहीं? वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसका? डायलेटेंट फ्लूइड का। तो डायलेटेंट फ्लूइड में क्या होता था? जैसे हम लोग उसमें लगाते थे
शेयर फोर्स अप्लाई करते थे तो शेयर फोर्स के साथ साथ मेरा क्या होता था, विस्कोसिटी मेरा बढ़ते जाता था डायलेटेंट फ्लूइड का। अगर आप डायलेटेंट फ्लूइड देखना चाहोगे तो देख सकते हो यहाँ पर डायलेटेंट फ्लूइड इंक्रीजिंग द डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन, विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीज, मेरा इंक्रीजिंग आपका देखने को मिलता है स्लोप, तो ये मेरा इंक्रीजिंग स्लोप में यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये दोनों हो गया। सिमिलरली अगर बात करेंगे हम लोग किसके साथ, थियोट्रोपिक के साथ या रियोपेक्टिक के साथ, तो इसका भी क्या होता था, अगर बात करेंगे थियोट्रोपिक तो इसका विस्कोसिटी मेरा घटता था, है ना। मेरा क्या होता था, थियोट्रोपिक मेरा क्या होता, देख सकते हो थियोट्रोपिक का बात करेंगे तो विस्कोसिटी मेरा घटता था टाइम के साथ, और डिफॉर्मेशन विथ डिफॉर्मेशन विस्कोसिटी मेरा घटता था। और अगर बात करेंगे रियोपेक्टिक तो डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी मेरा बढ़ता था। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इन दोनों में अगर बात करेंगे तो बी का वैल्यू मेरा अगर देखोगे तो बी का वैल्यू 0 से बड़ा था, बी का वैल्यू 0 से बड़ा, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोग को क्या यील्ड पॉइंट आप लोग को याद होगा, मैं आपको बताया था बी इक्वल टू क्या था, बी इक्वल टू मेरा अगर आप देखोगे तो बी जो था वो मेरा यील्ड स्ट्रेस था, यानी कि एक पॉइंट तक आप लोग को शेयर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके सब में डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में बी का वैल्यू कुछ मेरा होता था। वही अगर बिंघम प्लास्टिक में भी बी इज नॉट इक्वल टू 0 था, इसलिए तीनों में आपको बी देखने को मिला, एक सर्टेन अमाउंट के अप्लाई करने के बाद ही डिफॉर्मेशन देखने को मिलता था, राइट। तो यहां पे आप लोग को ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, 2-3 है, इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग का क्लास आज खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, मास डेंसिटी के बारे में, है ना। मास डेंसिटी या फिर मास बोलो, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं। मास बेसिकली मास डेंसिटी, और डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी मीन्स बात करता है, हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व, कौन कितना ज़्यादा घना है ना, कौन कितना ज़्यादा घना, कौन कितना ज़्यादा पास है ना, जितना वो कॉम्पैक्ट है उसी को डेंसिटी ज़्यादा उसका डेंस कहेंगे। यानी कि अमाउंट ऑफ मास कैन बी स्टोर इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर मैं फिक्स्ड वॉल्यूम ले लेता हूँ, वॉल्यूम को फिक्स कर देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 3 कंटेनर है, पहला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है और तीसरा कंटेनर है। एक में मैंने कंटेनर बिल्कुल सेम है, तीनों का कंटेनर बिल्कुल सेम है। सपोज करो ये कुछ जितना भी आपका वॉल्यूम है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, जितना इसका वॉल्यूम है उसका इतना वॉल्यूम है, उसका इतना वॉल्यूम है, और तीनों में 3 चीज़ रखा है। एक में मैंने पत्थर डाल दिया, पत्थर है ना, एक में मैंने पानी डाल दिया, और एक में डाल दिया गैस। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा मास किसका होगा। ऑब्वियसली बात है स्टोन मेरा ज़्यादा हैवी रहेगा, है ना, तो ये ज़्यादा मेरा आएगा, मास मेरा इसका ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, है ना। वाटर की बात करेंगे, वाटर थोड़ा दूर दूर रहता है ना, तो ये क्या होगा, इसका मास इससे कम होगा। और गैस बहुत दूर रहता है तो इसका मास सबसे कम हो जाएगा। तो इट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो हो जाएगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आपका स्टोन का हो जाएगा, उससे कम डेंसिटी वाटर का, सबसे कम डेंसिटी मेरा गैस का। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिफाइन दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितना मास ले रहा है उसी को हम लोग डेंसिटी कहा देते हैं। तो यूनिट का बात करें, मास केजी में आ जाएगा और वॉल्यूम मेरा मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट आ गया। अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो केजी को हम लोग मास एम में लेते हैं, है ना, केजी को एम में लेते हैं, और मीटर क्यूब को हम लोग लेते हैं लीटर में। तो एल ऊपर आ जाएगा, तो मीटर मैंने एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3 दी डायमेंशन, ठीक है, ओके, है ना। चलो समझ गए, एम एल माइनस 3 आ गया यहाँ पे, केजी को एम में लेते हैं मास, और इसको मीटर को लीटर में हम लोग मेजर करते हैं, लेंथ पे, है ना, मास और लेंथ पे। चलो फिर आ जाता है यहाँ पे क्या, कुछ बेसिक आपका डेंसिटी अलग अलग चीज़ों का। जैसे एयर का अगर स्टैंडर्ड डेंसिटी कहा जाए कितना लेके चलते हैं, तो 1 kg पर मीटर क्यूब लेके चलते हैं। और वाटर का अगर स्टैंडर्ड कहा जाए तो वाटर का जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है वाटर का, है ना, वो होता है 998। लेकिन जो हम लोग लेके चलते हैं, आप अधिकतर देखोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में या कहीं भी लेके चलते हैं, हम लोग डेंसिटी वाटर का क्या मानते हैं, 1000 मानते हैं। क्यों मानते हैं 1000, क्योंकि हम लोग जो वाटर का डेंसिटी लेते हैं ना वो आपका मैक्सिमम डेंसिटी, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। रीजन इसलिए क्योंकि हम लोग मैक्सिमम डेंसिटी हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस में जाते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर जो होता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है एग्जाम्स में कि बताइए वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम किस आपके पॉइंट पे होता है, मतलब टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 6 होता है, 12, इस तरह कुछ भी दे देगा। तो याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी जो होता है वो मैक्स होता है। तो उस जगह पे इसका जो वाटर का डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाता है, मैक्सिमम होता है, तो स्टैंडर्ड होता है 998, लेकिन इस जगह में मुझे मिलता है 1000। तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं। और अगर मर्क्यूरी का कहा जाए तो मर्क्यूरी का हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे याद रखना 13600, और केजी पर मीटर क्यूब तो आपका इसका यूनिट है ही। चलो अब अगर इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी।
है ना, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी पे। तो हम लोग अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आप देखो डेंसिटी मतलब क्या था, कॉम्पैक्ट रहता है, सारा मोलिकुल्स पास पास में है ना। तो मान लो किसी का भी, मान लो वाटर समझ लो, तो वाटर का मोलिकुल है, एक मेरा बोतल इस तरह से, उसमें ढेर सारा क्या H2O का यहाँ पे ढेर सारा मोलिकुल्स है, H2O का ढेर सारा यहाँ पे मोलिकुल नजर आ रहा है, H2O का ढेर सारा, H2O बोले तो वाटर है, ये भी वाटर का अलग अलग ड्रॉप है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा समझा दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, एक तरह से कोहेसिवनेस है, कोहेसिव फोर्स है, अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टाइप मोलिकुल, यानी कि सेम टाइप मोलिकुल के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है उसको कोहेसिव बोलते हैं। तो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका, यानी इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, मोलिकुल्स दूर होने लगेगा, तभी ना आइस से वाटर से गैस और दूर होने लगता है, ठीक है। तो दूर होने लगेगा, तो दूर होने लगता है उसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा जगह घेरेगा, है ना, फैलेगा, यानी कि उसका डेंसिटी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। उस पर्टिकुलर जगह पे जितना मास था वो अब ज़्यादा जगह मांगेगा रखने के लिए, क्योंकि गैस बन चुका है, तो डेंसिटी घट जाएगा। और सेम अगर टेम्परेचर में घटाऊंगा, जैसे कि मान लो ये वाटर है, वाटर से मैं आइस करूंगा तो क्या होगा, और डेंस हो जाएगा, है ना, नहीं और पास आ जाएगा थोड़ा, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये पता चला कि डेंसिटी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली मेरा रिलेशन देता है, इन्वर्सली, मतलब अगर मेरा डेंसिटी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, डेंसिटी घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपस में इन्वर्सली रिलेशन देखने को मिलता है। क्योंकि वही बात है, टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, घटना, मतलब एक सेकंड गलत तो नहीं लिखा हूँ ना, ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये अगर घट रहा तो ये बढ़ेगा, ऊपर होगा जी, ये ऊपर होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे मैं घटा रहा हूँ तो कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है, सामने आ रहा है, ठीक है, सामने आता जा रहा है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, कि अब देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी में। तो सिंपल सा बात है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो और कॉम्पैक्ट करते हो, मान लो एक इस तरह का कोई थैला है, इसमें आपने कुछ रखा, उसको दबा रहे हो और कस के दबा रहे हो, तो क्या और पास आ रहा है, तो डेंसिटी और बढ़ रहा है ना। तो ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर को बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ेगा, और प्रेशर छोड़ोगे तो मेरा डेंसिटी कम हो जाएगा, दूर जाने लगेगा, है ना। तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना ये चीज़, खाली बस ये पॉइंट ध्यान रखना कि मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो देखने को मिलता है टेम्परेचर और प्रेशर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो देखने को मिलता है मेरा डेंसिटी और प्रेशर का, है ना। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, होता है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक अगर बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक अगर घट रहा तो दूसरा भी घट रहा है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, एक अगर बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा है। समझ गए, चलिए इतना चीज़ आपको अगर क्लियर हो गया, यहाँ भी चेंज करने का जरूरत है ना इन सभी जगहों पे, ठीक है। मैं इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि आपको जो नोट्स में बाद में दूंगा, अपलोड कर दूंगा ऐप में, तो ये सभी जो है वो ठीक रहना चाहिए ना। चलिए बात करते हैं अब और एक प्रॉपर्टी का, दैट इज कॉल योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देख लेते हैं क्या होता है मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड ऑफ फ्लूइड। एनी फ्लूइड मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, एनी फ्लूइड मतलब जिसका निकालना चाहते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस भी फ्लूइड का आप लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है वो आप रखोगे एंड डिवाइड बाय क्या कर दोगे, डेंसिटी ऑफ सब स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड मान के चलते हैं वाटर को, लिक्विड में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या मान के चलते हैं, वाटर को मान के चलते हैं। तो आपको किसी भी तरह का लिक्विड आप ले लो, कोई भी लिक्विड अगर लोगे, है ना, अगर आप लिक्विड ले रहे हो तो नीचे में हम लोग वाटर को ही लेके चलेंगे। और वाटर का डेंसिटी हम लोग स्टैंडर्ड क्या लेके चले थे, मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस में 1000 लेके चलते हैं, तो हम लोग नीचे में 1000 हमेशा रहेगा, और ऊपर में जिसका भी हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो रख दोगे, तो इससे आप लोग को मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड। समझ गए, तो भाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एनी फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझ गए यहाँ से। चलिए अब बारी यहाँ पे आ जाता है कि जब s इक्वल टू 1 कब आता है, s इक्वल टू 1, तो आप खुद सोचो कि ऊपर भी जब मेरा 1000 आएगा, नीचे भी जब मेरा 1000 आएगा, तभी तो कट के एक आएगा। और 1000 कब ऊपर में आएगा, जब ऊपर भी वाटर रहेगा, कि नीचे में तो हमेशा वाटर रहेगा, क्योंकि हम लोग जैसे मैंने कहा कि लिक्विड के केस में हम लोग स्टैंडर्ड जो हम लोग फ्लूइड मानते हैं लिक्विड के केस में वाटर को ही लेके चलते हैं, और वाटर का डेंसिटी आपका 1000 है। तो जब इसको हम लोग एनी फ्लूइड वाटर से ही कंपेयर करते हैं तो कट के आ जाएगा, तो s इक्वल टू 1, तो मेरा फ्लूइड क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन अगर मेरा s जो है, s मेरा ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, यानी ऊपर में जो भी है वो मेरा वाटर से ज़्यादा भारी है, ज़्यादा डेंस वाला चीज़ है, तभी ना मेरा कट के आया। मान लो यहाँ पे 2000 आ जाएगा सपोज करो, और यहाँ पे 1000 आया,
क्या 1000 आया, तो कटा तो 2 3 जीरो कटा, आया कितना वैल्यू 2 आया। यानी देख सकते हो कि इसका डेंसिटी मेरा 100 है तो इसका डेंसिटी 200 है। और डेंसिटी जस्ट अभी ने कहा था कि डेंस मतलब क्या था, कौन ज़्यादा घना है, कौन ज़्यादा घनत्व है, किसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कौन ज़्यादा अंदर में चीज़ें कॉम्पैक्ट है ना। यानी कि ये समझ है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा ये मास आई मीन इसके अंदर ज़्यादा मास है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, है ना। एक ही कंटेनर में अगर वाटर को रखेंगे, फ्लूइड रखेंगे तो वो ज़्यादा ले लेगा, समझ गए, है ना। ये चीज़ है, इतना समझ आए। यानी कि ये मेरा हैवी है, भारी है। अगर वैल्यू मेरा ज़्यादा आएगा एस से तो कैसा फ्लूइड होगा, भारी फ्लूइड होगा, है ना। यानी कि बोल सकते हैं कि जब मेरा एस ग्रेटर देन 1 आएगा तो जो मेरा डेंसिटी होगा फ्लूइड का वो ग्रेटर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर से, वो भी असली बात है, वाटर से भारी ही होगा। यानी कि फ्लूइड इज हेवियर देन वाटर, फ्लूइड जो होगा वो हैवी होगा, पानी से भारी होगा। अब जैसे एग्जांपल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मेरा ज़्यादा होता, क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी का अगर बात करेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी मेरा अभी जस्ट मैंने कहा था ना कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना हो जाता है मेरा, देख सकते हो 13600, तो आप ऊपर में रख लो 13600। और अगर मैं बात करूँ, क्योंकि देखो ये भी तो मेरा लिक्विड ही हम लोग लेके चलते हैं, लिक्विड ही चल, वैसे मर्क्यूरी जो होता है वो होता है मेरा मेटल है, मर्क्यूरी मेरा होता है मेटल, लेकिन फेज तो लिक्विड ही पाया जाता ना, और लिक्विड के लिए हम लोग वाटर ही लेके चलते हैं, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड हम लोग फ्लूइड क्या मान चुके हैं, वाटर मान चुके हैं, तो नीचे में तो 1000 ही रहेगा। और हम मर्क्यूरी के साथ निकाल रहे हैं, मर्क्यूरी का निकाल रहे हैं, मैंने कहा ना एनी फ्लूइड, तो एनी फ्लूइड में मर्क्यूरी का निकाल रहे हैं तो मर्क्यूरी को ऊपर रख लो। अगर मैं बोलूँगा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को दिखाते हैं एस से, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, तो क्या करेंगे सर, जिसका निकालना एनी फ्लूइड, तो मर्क्यूरी का पहले निकाल लो 1360, उसका हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, है ना, जो भी डेंसिटी है, और नीचे में वाटर का डेंसिटी 1000। तो इस केस में अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर में ज़्यादा है तो वैल्यू मेरा 1 से ज़्यादा आएगा, कितना आएगा 13.6 आ गया, जो कि 1 से बड़ा है। यानी कि मेरा पानी से भारी होता है, कौन भारी होता है, मर्क्यूरी, है ना, पानी से भारी होता है। और ये पता कैसे चलेगा, अगर आप कोई भी, अगर मैं मान सपोज करो मेरे पास इस तरह का कोई एक ग्लास है, इस ग्लास में अगर मेरा पानी भरा हुआ रहेगा और उस पानी में अगर मैं मर्क्यूरी डालूंगा ना, तो मर्क्यूरी ऑटोमेटिक नीचे जाके बैठ जाएगा, समझ गए, वो जाके सिंक में जाके बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा हेवी है, वो भारी है, मर्क्यूरी गेट सिंक इन वाटर, डालोगे तो जाके नीचे बैठ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ क्या कि एस का वैल्यू लेस देन 1 आता है, ये कब आएगा, जब इससे 1000 से ऊपर वाला कम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, है ना, इस तरह का चीज़ ले लो, तो अगर मैं इन सबको कंपेयर करता हूँ, या ऑयल ले सकते हो, है ना, जो घर में आप करते हैं, ये सबसे आप खुद से ये कर सकते हो, कम से कम ये तो पक्का कर सकते हो। आज आप जाना, एक ग्लास लेना और ग्लास में पानी लेना, पानी डालना, है ना, अगर ग्लास वाइट रहे, है ना, ट्रांसपेरेंट रहे, जैसे मैं अभी दिखाया ना, इस तरह का अगर रहे ट्रांसपेरेंट तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें आप क्या करना, सिंपल पानी डालना, उसके बाद जो तेल होता है सरसों का तेल, है ना, ये तो होगा रिफाइंड तेल, सरसों का तेल, कुछ भी, मस्टर्ड ऑयल को इसके आप डाल देना। आप जब डालोगे ना मस्टर्ड ऑयल को, नीचे जाएगा लेकिन देखना ऊपर में जाके फ्लो करने लगेगा, है ना, वो तैरेगा, फ्लोट करने लगेगा, वाटर के ऊपर पे फ्लोट तैरने लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका ये मेरा हल्का होता है, किससे हल्का होता है, वाटर से। कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, डाटा से प्रूव करो। अभी अब हम लोग निकालेंगे क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, किसका, हम लोग निकालेंगे ऑयल का, या फिर जैसे ऑयल यहाँ पे डीजल में लेके जाओ, मान लो डीजल का निकालेंगे, तो हम लोग क्या देखे थे कि किसी का भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो ऊपर में क्या लेते हैं, एनी फ्लूइड, यानी जिसका निकालना, तो डीजल का निकालना, डीजल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, लगभग होता है 850 के आसपास। और नीचे में चूंकि लिक्विड लेके जाए, लिक्विड में हम लोग वाटर को ही मान के चलेंगे, नीचे में 1000, तो आप देखोगे ऊपर में कम है, यानी इसका वैल्यू जो भी आएगा, जैसे इसको अगर कट करेंगे तो आएगा क्या 0.85, और 0.85 क्या है, 0.85 मेरा 1 से कम है, 1 से कम है ना, 1 से कम है, यानी कि मेरा हल्का है, ये मेरा डीजल या पेट्रोल भी हल्का है, या जो आपका सरसों तेल होता है वो भी हल्का होता है। किससे हल्का होता है, यह हल्का होता है पानी से, पानी से हल्का है, हल्का ही नहीं नीचे चलेगा, भारी है, समझ गए। तो आई मीन सॉरी, अगर ये मेरा हल्का है तो क्या आ जाएगा, मेरा ऊपर आ जाएगा, और पानी जो है वो नीचे चलेगा क्योंकि भारी है ना। तो ये चीज़ देख सकते हो कि फ्लूइड जो होता है फ्लोट करने लगेगा, मेरा पानी के ऊपर में आ जाएगा, है ना। फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, जैसे मैं बात करा डीजल का, पेट्रोल का, या जैसे मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लेना घर का, रिफाइंड तेल ले लेना, ये सब का सब हल्का होता है ना। चलो, तो ये हो गया, समझ गए होंगे यहाँ से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ एक आ जाता है क्या, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे नाम से पता चलता है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, देखो यहाँ पे लिख दिया गया रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरडी। रिलेटिव मतलब रिलेट करते हैं, मतलब रेशियो रहता है, दोनों का दोनों डेंसिटी का रेशियो रहता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग को कोई भी यूनिट तो पहली बात नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर में डेंसिटी, नीचे में डेंसिटी। वैसे अगर इससे पहले की बात करते हैं, यहाँ भी डेंसिटी, तो याद रखना ये यूनिट लेस ही सब रहता है, क्योंकि डेंसिटी ऊपर में हम लोग क्या लेंगे, kg/m³ लेंगे, है ना,
नीचे भी क्या लेंगे केजी पर मीटर क्यूब लेंगे, तो ये दोनों कट 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 के मेरा जीरो आ जाएगा, यूनिट आपको मिलने वाला नहीं है। इससे पहले अगर मास डेंसिटी की बात करें तो यहाँ जरूर है, इसका देख सकते हो यूनिट मैंने बताया, डायमेंशन भी बताया, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं मिलेगा। इसका भी सेम कि रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी, डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड, है ना, अदर फ्लूइड। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कोई भी फ्लूइड ले लो, अब बोलेंगे सर जी ये कहीं ना कहीं मेरा दोनों एक जैसा लग रहा है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, देखो यहाँ पे क्या, इफ यू कंपेयर डेंसिटी ऑफ एनी टू फ्लूइड, अगर मुझे कंपेयर करना है दो फ्लूइड का डेंसिटी को कंपेयर करना, तब हम लोग इसका यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, है ना। तो फिर बोलेंगे सर यहाँ भी हम लोग ऊपर में ले डेंसिटी किसी फ्लूइड का, नीचे में डेंसिटी ऑफ किसी फ्लूइड का, यहाँ भी तो सेम ही कर रहे थे सर, डेंसिटी ऑफ एक फ्लूइड का और डेंसिटी ऑफ दूसरा फ्लूइड का, वाटर भी एक तरह से फ्लूइड है, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करेंगे तो उसमें हम लोग नीचे वाटर ही लेके चलेंगे। मान लो अधिकतर लिक्विड में हम लोग स्टडी करते हैं, आपको मैंने कहा था ना कि अधिकतर हम लोग क्या लेके चलते हैं, अगर फ्लूइड में हम लोग स्टडी करेंगे तो मैंने कहा था लिक्विड का या गैस का करेंगे, तो मैंने कहा था लिक्विड का अधिकतर करते हैं, गैस का नहीं करते, 90% लिक्विड का इफेक्ट ज़्यादा आपका हैवी होता है, एयर से 1000 गुना ज़्यादा डेंस होता है, तो इसी का स्टडी करेंगे। तो हम लोग अगर फ्लूइड के नजरिए से देखा जाए तो ये हमेशा नीचे में आपका वाटर रहता है, लेकिन यहाँ पे नीचे में कोई कुछ भी रह सकता है, वाटर के जगह में कुछ भी ले सकता है, समझ गए। ऊपर से मैं डीजल लिया और नीचे में पेट्रोल लिया, और इन दोनों का कंपेयर करना चाहता हूँ कि कौन किसका इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, समझ रहे। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी ले सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आता है कि मैं बोल सकता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज ए रिलेटिव डेंसिटी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो लोग डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड लेते हैं, एनी फ्लूइड लेते हैं, है ना, और नीचे में क्या लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं। तो भाई साहब वाटर भी तो फ्लूइड ही होता है, और रिलेटिव डेंसिटी में क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा रिलेटिव डेंसिटी होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपका ये डेफिनेशन होता है, और रिलेटिव डेंसिटी बोलता है कंपेयर डेंसिटी ऑफ एनी टू फ्लूइड। तो ये भी तो वाटर भी फ्लूइड है, ऊपर भी फ्लूइड है, तो बिल्कुल हो सकता है मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं। लेकिन बट रिलेटिव डेंसिटी जो है ना इज नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मेरा हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिलेटिव डेंसिटी क्या बोलता है कि डेंसिटी ऑफ कोई भी फ्लूइड 1 और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम लोग नीचे में वाटर ही लेंगे, हम लोग हो सकता है कि नीचे में पेट्रोल ले लिया और ऊपर में मैं ले रहा हूं Hg मर्क्यूरी को ले लिया हूं, तो ये भी मेरा कहलाएगा क्या, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। लेकिन क्या ये मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लेकिन मैंने कहा ना नॉट ऑलवेज, एक ही केस है जब हो सकता, कब? जब ऊपर मान लो मर्क्यूरी लिए और नीचे में आप वाटर ले लो, ऊपर में आप मान लो पेट्रोल लिए, नीचे में वाटर ले लो, तो तभी पॉसिबल है जब आपका नीचे में वाटर आएगा तब ही, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो कभी कभार कभी हो सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ऑलवेज ए रिलेटिव डेंसिटी, बट रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट ऑलवेज बी अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ गए ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी में आपको समझाया, है ना, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, मास डेंसिटी के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर, है ना। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एवरीवन।